नया चैप्टर शुरू करते हैं और नए चैप्टर का नाम है आईसीटी। ओके, तो हेडिंग डालो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें पहले तो दो टर्म है, दो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। एक तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। एक तरफ हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, और दूसरा हम लोग बात करते हैं दैट इज अबाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो वन इज द कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज द इंफॉर्मेशंस। दोनों ऐसे सेपरेट अलग अलग लिखो, कम्युनिकेशन सेकंड साइड इंफॉर्मेशंस। सो वन साइड कम्युनिकेशन, सेकंड साइड इंफॉर्मेशंस। देखो जरा समझो, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है एक्चुअल में ये एक तरह का वॉइस ट्रैफिक सिस्टम है। कम्युनिकेशन जो है वो एक तरह का वॉइस ट्रैफिक है और इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरह का डेटा ट्रैफिक है। सो कम्युनिकेशन एक तरह का वॉइस ट्रैफिक है और इंफॉर्मेशन एक तरह का डेटा ट्रैफिक है। सो कम्युनिकेशन एक तरह का वॉइस ट्रैफिक है और इंफॉर्मेशन जो एक तरह का डेटा ट्रैफिक है। वॉइस ट्रैफिक का मतलब होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं बातचीत करने के लिए, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, आपका लैंडलाइन फोन है, ये मोड ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। और जो वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इसको हम टू वे सिस्टम कहते हैं, है ना। वी आर कॉलिंग देम एज अ टू वे सिस्टम, यानी हम दो लोग एक साथ कनेक्ट होते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ टू वे सिस्टम। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ सुन रहा हूँ, ये क्या आएगा? इट्स अ पार्ट ऑफ टू वे सिस्टम, ठीक है। ये टू वे सिस्टम में आता है कम्युनिकेशंस। लेकिन इंफॉर्मेशन जो होता है एक तरह से डेटा ट्रैफिक है, और डेटा जो होता है ट्रैफिक वो वन साइडेड ही होता है, ठीक है। डेटा ट्रैफिक वन साइडेड होता है। ऐसे कह लो जो आपका मोबाइल फोन और लैंडलाइन है ना वो कम्युनिकेशन है, और आपका जो इंटरनेट सेवा है ना जो हमने शुरू किया है वो एक्चुअल में एक तरह का डेटा ट्रैफिक है। आप मेल और मैसेज भेजने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में आपको क्या मिला? इंटरनेट टाइप की जो सुविधाएं हैं, डेटा ट्रैफिक, और कम्युनिकेशन में आपको मिला वॉइस ट्रैफिक जो कि टू वे सिस्टम है। इंफॉर्मेशन जो है वो वन वे है, यू शुड नो दिस। इंफॉर्मेशन जो है वो वन वे सिस्टम है, यानी वन साइड ही चलता है इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज अ वन वे सिस्टम, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम रैंकिंग देखें अगर हम भारत की कम्युनिकेशन में लैंडलाइन और मोबाइल सर्विसेज में, तो वी आर स्टैंडिंग एट द सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में लैंडलाइन फ़ोन और मोबाइल फ़ोन में अगर हम उसकी नंबरिंग के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है। सिमिलरली अगर हम इंटरनेट सर्विसेज पे जाते हैं तो यहाँ भी भारत जो है वो सेकंड रैंक पर आता है। सो इंडिया स्टैंड हियर द सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड। या तो लैंडलाइन मोबाइल फ़ोन की बात करें और या तो फिर इंटरनेट सर्विसेज की बात करें, दोनों जगह हम लोग सेकेंड रैंक पर आते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। अब यहीं पर कुछ चीज़ें और हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। और यहाँ पर तो थैंक्स टू जियो, जब 2016 में जियो ने एक साल के लिए फ्री इंटरनेट दिया, उसके बाद हम लोग तकरीबन 40 करोड़ के ऊपर, यानी आज मैं कह सकता हूँ तकरीबन भारत में 45 करोड़ के ऊपर ही लोग हैं जो कि इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और लैंडलाइन फ़ोन में भी हम लोग सेकेंड रैंक पे हैं, और दोनों ही रैंकिंग में अगर देखा जाए तो चाइना नंबर 1 है। ओके, चाइना इज़ ऑन टॉप, ठीक है। देखो इसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन को जनरली जो वॉइस ट्रैफिक के लिए लाना था, इसी में हम लोगों ने 3G, 4G, 5G टाइप की सर्विसेज लाई हैं, और इसी 3G, 4G, 5G टाइप की सर्विसेज को मोबाइल फ़ोन पे लाकर हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट की सेवा शुरू की है। यानी यही मोबाइल फ़ोन आपको अब इंटरनेट भी देता है। नहीं तो एक ज़माना था मोबाइल फ़ोन से बात करने के लिए होता था, और एक्स्ट्रा लैपटॉप या डेस्कटॉप हम यूज़ करते थे इंटरनेट के लिए, ठीक है। आज उसी मोबाइल फ़ोन से आप मेल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, और उसी से आप कॉल भी करते हैं। यानी 3G, 4G, 5G को जो हम लाए हैं मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, वो इसलिए लाए हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन का कम्युनिकेशन हम इंफॉर्मेशन की तरह भी यूज़ करना चाहते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन की तरह यूज़ करना चाहते हैं। और वहीं अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें
तो शुरुआत में जो इंटरनेट है, यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो बैंडविड्थ था, बैंडविड्थ टेक्निकल वर्ड है जो इस पूरे चैप्टर में बार बार आएगा। जो बैंडविड्थ था वो काफी कम था। बैंडविड्थ एफिशिएंसी बोल लो या बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी बोल लो। शुरुआत में जो इंटरनेट टाइप की सुविधाएं थी उसकी बैंडविड्थ काफी कम था, यानी इंटरनेट यूज करने के लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी उसकी फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी कम थी। और जब लो बैंडविड्थ था, शुरुआत में जब लो बैंडविड्थ था उस समय हम जो इंटरनेट यूज करते थे उसका नाम था नैरो बैंड। पर धीरे धीरे क्या किया गया, बैंडविड्थ यानी रिसर्च वगैरह करके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए गए और जो बैंडविड्थ थे वो इंक्रीज किए गए, यानी एफिशिएंसी फ्रीक्वेंसी चीजें इंक्रीज की गई। और जब ये चीजें इंक्रीज की गई तो अब क्या हो गया, इन चीजों को जब इंक्रीज किया गया तो यही नैरो बैंड जो हो गया आगे चलकर ब्रॉडबैंड हो गया और इंटरनेट अच्छे लेवल पे अच्छी स्पीड के साथ आया। भारत में सबसे पहले ब्रॉडबैंड का टर्म जो है वो एज अ ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 में यूज किया गया। तो भारत सरकार ने पहली बार ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 में बनाई, यानी एक बेटर इंटरनेट सर्विस देने का वादा, ठीक है, प्रॉमिस। और यहाँ पर 256 kbps को भारत में सबसे पहले ब्रॉडबैंड बोला गया, यानी अच्छी गुणवत्ता का इंटरनेट सर्विसेज। गॉट इट। तो भारत में ब्रॉडबैंड की शुरुआत कब से होती है, फिलहाल ऑफिशियली 2004 में पहली पॉलिसी बनती है। उस समय के हिसाब से 256 kbps बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड है। आज तो 1 Gbps का एक कॉमन स्पीड है जो हम सब यूज करते हैं, लेकिन सुनो आज से लगभग 20 साल पहले, है ना, लगभग 20 साल पहले और ही आसपास मान लो, ये जो इंटरनेट था वो सिर्फ 256 kbps पे ब्रॉडबैंड बोला जाता था। अब क्या हुआ, हम लोग के घरों में डेस्कटॉप होता था, हम लोग के घरों में लैपटॉप होता था। उस समय हम लोगों ने क्या किया, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे क्या किया, हमने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किए और उस एप्लीकेशन की वजह से हम लोग कुछ सर्विसेज यूज किए जिसको हम लोग VoIP या इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग VoIP या इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से जानते हैं। VoIP का पूरा नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम लोग इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से भी जानते हैं। सीधा कहने का मतलब है कि हम इंटरनेट के द्वारा कॉलिंग भी कर सकते हैं। और इसके लिए भारत में जो शुरुआत हुई थी वो स्काइप जैसी सेवा की शुरुआत हुई थी भारत में सबसे पहले। तो इसके लिए भारत में जो शुरुआत हुई थी वो क्या हुई थी, स्काइप जैसी सेवाओं की शुरुआत हुई थी इन द बिगनिंग। ओके एवरीवन, तो ये VoIP सेवा है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको इंटरनेट टेलीफोनी भी कहते हैं। इसमें क्या होता था, हम अपने डेस्कटॉप से सीधा कॉलिंग किया करते थे, हेडफोन लगा लेते थे, गूगल टॉक होता था, याहू मैसेंजर होता था, सीधा ऑडियो वीडियो कॉलिंग इंटरनेट से हुआ करती थी। और ये इंटरनेट से जो कॉलिंग होती थी बड़ी सस्ती होती थी। और देखो ना, आज हम लोग इंटरनेट कॉलिंग को कितना यूज टू कर चुके हैं। आपके मोबाइल फोन में जो आप व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं वो आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट है जिसकी वजह से आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, और वो सुविधा जो है वो VoIP के नाम से जानी जाती है। एवरीबॉडी क्लियर? तो आज आपके मोबाइल फोन में जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल है या टेलीग्राम है या इंस्टाग्राम है जिसकी मदद से आप इंटरनेट कॉलिंग करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी इंटरनेट के द्वारा आप वॉइस की सर्विसेज ले रहे हैं या इंटरनेट के द्वारा टेलीफोन की सर्विस ले, यानी कहने का मतलब है आज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर काम कर रहा है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के साथ जुड़कर काम कर रहा है। तो अच्छा होगा कि हम आज ICT शब्द यूज करें। ओके, आज से 10 साल 12 साल पहले या शायद थोड़ा और पहले कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो अलग अलग चीजें हुआ करती थी। पर आज के सिनेरियो में अगर हम 2025 में आगे बोलें तो हम ये बोलेंगे भैया देखो यहाँ पर दोनों चीजें एक ही हैं, यहाँ दोनों अलग अलग नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? यहाँ दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग नहीं। अब आपको और आगे लिए चलते हैं। ये तो एक ओवरव्यू हुआ इन द बिगनिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें आएंगी जो आप स्क्रीन पे देख चुके हैं। यानी यहाँ पर इंटरनेट भी आएगा, यहाँ पर मोबाइल फोन भी आएगा, इस तरह की सारी चीजें और इस तरह के सर्विसेज भी आएंगे VoIP वगैरह। 2010 तक VoIP टाइप के सर्विसेज UPSC के बड़े हिट क्वेश्चन हुआ करते थे। आज आपके पेपर में VoIP क्यों जाएगा? आज के पेपर में 5G जाएगा, 6G जाएगा, 4G जाएगा। वो नई टेक्नोलॉजीज पे बात करेगा, IoT पे बात करेगा, वेब जनरेशन पे बात करेगा, NFT पे बात करेगा, जो चीजें चल रही हैं। पर हाँ, शुरुआत वहीं से होगी जहां से मैं आपको कर रहा हूं। चलो, ये चीजें नोट कर लिया होगा, इसमें कोई लिखाने की चीज तो है नहीं, ठीक है। इनको ऐसी एक सिंपल कंसेप्ट की तरह समझते जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, अगर हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, अगर हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती? कम्युनिकेशन मतलब बोलचाल, कम्युनिकेशन मतलब टू वे, इंफॉर्मेशन मींस वन वे। जैसे अगर मैं आपके साथ मोबाइल फोन पे बात करूं तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना। हम दोनों लोग साथ साथ जुड़े, आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप कुछ बता रहे हैं, ये हो गया टू वे सिस्टम। लेकिन वहीं पर मोदी जी के मन की बात हो गई तो वो वन साइडेड है, ठीक है ना। सिर्फ एक इंसान ही यहाँ बोलेगा, बाकी उनको जो मन करे बोल सकते हैं, आप उनसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, एवरीबॉडी क्लियर? ये सारी चीजें। चलो, अब मोड ऑफ अगर कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं, देखो दो चीजें होती हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन में, दो चीजें होती हैं। पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, पहला है जिसको हम कहते हैं वायर बेस्ड सर्विसेज, या इसी को आप लैंडलाइन फोन भी कह सकते हैं, या इसी को आप बेसिक फोन भी कह सकते हैं। जो घरों के अंदर सबसे पहले लैंडलाइन फोन पहुंचा था वो इसी नाम से जाना जाता, पीएनडी बीएनडी हम लोग कहते थे, है ना, लोकल टर्म से पीएनडी कहा करते थे। तो वायर बेस्ड या लैंडलाइन या बेसिक फोन एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये है। और दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको WLL के नाम से जानते हैं। WLL का मतलब होता है वायरलेस इन लोकल लूप। WLL का मतलब होता है वायरलेस इन लोकल लूप। WLL का मतलब होता है वायरलेस इन लोकल लूप। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में दो चीजें हो गई, एक हो गया वायर बेस्ड या लैंडलाइन बेसिक फोन, और दूसरा हो गया WLL यानी वायरलेस इन लोकल लूप। अब जरा समझो, पूरे भारत में जो WLL की शुरुआत हुई, जो बेसिक फोन की शुरुआत हुई वो कॉपर वायर से शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये कॉपर वायर जो था वो ऑप्टिकल फाइबर में रिप्लेस हो गया, और आज पूरे भारत में 100% प्रकाश तंतु यानी फाइबर का यूज हो रहा है। देखो ना, आप एक घरों में भी आज एयरटेल और जियो फाइबर पहुंचा हुआ है। फाइबर का मतलब होता है इट इज व्हाट, इट इज एन ऑप्टिकल फाइबर, है ना, इट इज एन ऑप्टिकल फाइबर। ये चीज ध्यान रखना, क्लियर एवरीवन? ये एक तरह का ऑप्टिकल फाइबर है जो यहाँ पे पहुंच गया आपके घरों में, ठीक है। तो आपके घर में जो जियो और एयरटेल लगे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द ऑप्टिकल फाइबर। वहीं अगर हम WLL की बात करते हैं तो WLL में दो चीजें आती हैं, एक जिसे हम कहते हैं GSM टेक्नोलॉजी, और दूसरा जिसे हम कहते हैं CDMA टेक्नोलॉजी। GSM को हम कहते हैं ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, इसको हम कहते हैं ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, इसको हम कहते हैं ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। CDMA को हम कहते हैं दिस इज द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसको हम कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये दो चीजें हैं, ठीक है, चुपचाप लिखते रहिएगा। सो GSM हो गया ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, CDMA हो गया दिस इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं जो डेवलप हुए हैं पूरी दुनिया में। खासतौर से मुझे बहुत ज्यादा दुनिया वालों का लेना देना है नहीं, ज्यादातर मुझे इंडिया का ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा एक आउटलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम पे क्या चल रहा है। पहले ये वाला कर लेते हैं, कॉपर वायर ऑप्टिकल फाइबर, फिर उस पर चलते हैं, वो काफी लेंदी है। WLL इज वेरी लेंदी। अब वैसे भी यू पीपल आर द न्यू जनरेशन, आप सबको WLL का क्रेज है, यानी मोबाइल फोन का क्रेज है। लैंडलाइन तो घरों में भी नहीं है। एक समय था जब लैंडलाइन का क्रेज हुआ करता था, घरों में होता था, जिसके घर में लैंडलाइन फोन और टेलीविजन होता था समाज में बड़ी इज्जत होती थी, और उस जमाने में लोग भी अच्छे हुआ करते थे, बुला लेते थे, है ना। किसी का फोन वोन आया है, कुछ आया है तो बुला ले। टीवी भी देखना होता तो मोहल्ले के लोग पहुंच जाते थे। आज के जमाने में तो इतना डर है कि आदमी यहाँ पे घर आएगा, फोन क्या करने, पता चलेगा चम्मच ही उठा के ले जाएगा, है ना। तो अब वो भी चीज नहीं रह गई, है ना। तो आदमी भी बड़ा डरता है आज के जमाने में। चलिएगा, तो पहले तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर पढ़ लेते हैं। यहाँ ऑप्टिकल फाइबर को बता देता हूँ हाउ इट इज बेटर, और फिर आगे हम लोग WLL सिस्टम पे चलते हैं, है ना। फिर हम लोग चलेंगे WLL सिस्टम पे। देखो, वन साइड इज अ कॉपर वायर, सेकेंड साइड इज ऑप्टिकल फाइबर। सो कॉमन डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिकल फाइबर एंड कॉपर वायर। ओके, देखो कॉपर वायर ये पुराने समय की बात है जब घरों में लैंडलाइन फोन हुआ करता था। कॉपर वायर जो था वो कॉपर का बना होता था, नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, एवरीबॉडी नो। ये कॉपर का बना होता था, और मुझे अभी भी याद है उस जमाने में जब लोग नया कनेक्शन लेना चाहते थे तो बहुत दिक्कत होती थी।
सो कि कॉपर वायर प्रोवाइडेड लिमिटेड कनेक्शंस, और इतने सारे कनेक्शंस, नए कनेक्शन आपको नहीं मिल सकते, यानी प्रोवाइडेड लिमिटेड कनेक्शंस, इसीलिए आपको वेट करना पड़ता था। इट प्रोवाइडेड लिमिटेड कनेक्शंस, सो कॉपर वायर प्रोवाइडेड लिमिटेड कनेक्शंस, कॉपर वायर प्रोवाइडेड लिमिटेड कनेक्शंस। ठीक है, आपको फिर से मतलब असल में होता कहते हैं, मैं बताऊं, मान लो एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में, ठीक है, ये कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर से 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को कनेक्शन दिया गया, तो डेफिनेटली एक कॉलोनी में 8 लोग होंगे, क्योंकि तार जो होगा वो उस कॉलोनी में ही जा रहा होगा। ये जो 8 लोग कनेक्टेड है ना, उसमें क्या होता था, इसमें इससे ज्यादा कनेक्शन आप नहीं दे सकते थे, दिक्कत आती थी, वो मैं बताता हूं क्यों। ठीक है, अगर मान लो किसी को नया कनेक्शन लेना तो वेट करो, जब और लोगों को वहां कनेक्शन लेना होगा तब नया तार बिछाया जाएगा, 2 लोगों के लिए नया तार नहीं बिछाया जाएगा, बहुत खर्चा आता है। ठीक है, इसलिए इजिली एक्सेसिबल नहीं था, तुरंत आप कनेक्शन नहीं ले सकते थे, दैट वाज द लिमिटेशन इन द केस ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, अच्छा, कॉपर वायर लिमिटेड कनेक्शन देता था। अब चलो, अगर मान लो फोन लग ही गया 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, जब 1 साल 2 साल 3 साल के बाद फोन लग गया, तो कॉपर वायर के साथ बहुत सारे लिमिटेशंस होते थे, बहुत सारी लिमिटेशंस से बहुत सारी समस्याएं थी। कौन कौन से लिमिटेशंस थे कॉपर वायर के साथ, जरा समझना। कॉपर वायर के साथ कौन कौन से लिमिटेशंस थे। पहला देखो, कॉपर वायर के साथ क्या था, ठीक है, इसमें पुअर वॉइस क्वालिटी थी, या फिर कह लो कि कंजेशन बहुत होता था। अगर आप फोन मिला रहे हैं तो किसी से मिलता नहीं था जल्दी, उसके पीछे भी रीजन था, मल्टीप्लेक्सिंग जैसी टेक्नोलॉजी उस समय नहीं डेवलप हुई थी, जो बाद में ऑप्टिकल फाइबर में आता है। ठीक है, कंजेशन बहुत होता था, क्रॉस कनेक्शन बहुत होता था, इधर की कॉल उधर जुड़ जाती थी, क्रॉस कनेक्शन होता था, और वॉइस क्वालिटी भी बहुत पुअर होती थी, तो चिल्ला चिल्ला के बात करना होता था, आप कोई सीक्रेट बात भी नहीं कर सकते थे, है ना, पूरे पिटने की गुंजाइश यहाँ है ना, पुअर वॉइस क्वालिटी थी। ये सारी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी दिक्कतें थी जो शुरुआत में हुआ करती थी। क्लियर, ये सारी दिक्कतें जो आपको यहाँ मिलता है कॉपर वायर के साथ। एवरीबॉडी क्लियर, मतलब सीक्रेट बातें नहीं कर सकते आप, ठीक है, एकदम, मतलब आप समझिए, आप समझ गए होंगे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कॉपर वायर में एक दिक्कत होती है, कॉपर वायर में रस्टिंग होता है, जंग लगता है, और अगर कॉपर वायर में रस्टिंग होता है, और डेफिनेटली गाइस जो केबल है वो जमीन के नीचे है, और जमीन के नीचे मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर है तो जंग तो लगेगा, और तांबे में जंग लगता है, ठीक है, और तांबे में जंग लगता है तो ये भी खराब हो जाता था, तो 4 5 साल 6 साल बाद रिप्लेस करना पड़ता, तो देश का पैसा खर्च होता है। आप समझ रहे नहीं समझ रहे, कॉपर वायर के साथ एक ये भी दिक्कत आती थी। कॉपर वायर के साथ क्या होता था कि ठीक है, लिमिटेड कनेक्शन देता था, वो सब ठीक है। कॉपर वायर के केस में लेस हीट रेजिस्टेंस था, है ना, अगर कहीं बम गिर जाए या कुछ हो जाए ना, तो ये ज्यादा काम नहीं करता था, मतलब हो सकता है पिघल भी जाए, मेल्ट भी हो जाए। अगर कॉपर वायर हैव लेस हीट रेजिस्टेंस था, इसका मतलब अगर पिघल गया तो भैया डिफेंस वाले कभी भी इसको प्रेफर नहीं करेंगे। सो इसमें लिख सकते हैं, सो डिफेंस या मिलिट्री मैन नेवर प्रेफर द यूज ऑफ कॉपर वायर, सो डिफेंस नेवर प्रेफर यूज ऑफ कॉपर वायर, सो डिफेंस नेवर प्रेफर यूज ऑफ कॉपर वायर। ठीक है ना भाई, आप लोगों को जब मैंने एटम बम पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, जब मैंने एटम बम पढ़ाया था मैंने बोला था देखो जब एटम बम गिरता है तो हीट बहुत बढ़ जाता है, यू रिमेंबर। तो वैसे तो नॉर्मल बम गिरता है तो ऐसे केस में भी तो हीट बढ़ जाता है, तो वही मैं कह रहा हूँ, जो हीट बढ़ रहा है वहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, डिफेंस वाला एक ये इशू था। और आगे लिए चलते हैं, इधर देखो, कॉपर वायर के केस में जो रिपीटर्स होते थे, रिपीटर्स मतलब काइंड ऑफ एम्पलीफायर समझ जाओ, ठीक है, रिपीटर्स यूज एट स्मॉल डिस्टेंसेस, रिपीटर्स यूज्ड एट स्मॉल डिस्टेंसेस, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें रिपीटर्स लगाने पड़ते थे। सो रिपीटर्स यूज्ड एट स्मॉल डिस्टेंसेस, थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें रिपीटर्स लगाने होते थे। जैसे मान लो मुझे बेंगलोर से मैसूर बात करनी है, मान लो बेंगलुरु से मैसूर इज अराउंड 250 किलोमीटर, सपोज हर 2-2 किलोमीटर में अगर मैं रिपीटर लगाऊंगा तो अराउंड 124 रिपीटर्स आई विल यूज टू कैरी फ्रॉम बेंगलोर टू मैसूर फॉर लैंडलाइन कनेक्शंस। इट मींस 124 टाइम्स मेरी बातें मैग्नीफाई की जाएंगी, एम्पलीफाई की जाएंगी, और तब जाके मैसूर तक मेरी बात पहुंचेगी। सीधा कहने का मतलब 124 बार 124 बार मेरी वॉइस जब एम्पलीफाई होगी तो 124 टाइम्स मेरी वॉइस में लॉस आएगा। बीच में जितना ज्यादा आप क्या लगाओगे, रिपीटर्स लगाओगे, उतना ज्यादा लॉस होगा। तो यहाँ छोटे छोटे डिस्टेंस पे रिपीटर लगाने पर ज्यादा रिपीटर्स लगाने पड़ते थे, तो ज्यादा रिपीटर लगाने से ज्यादा लॉस होता था, तो यहाँ पर ओवरऑल क्वालिटी उस लेवल की नहीं होती थी। क्लियर है एवरीवन? अच्छा और सुनना,
इसका जो बैंडविड्थ था वो काफी कम था, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी एफिशिएंसी काफी कम थी। और मैं बता दे रहा हूं बैंडविड्थ बार बार आएगा, अब एक बार अपनी दिमाग में सेट कर लो। इसका बैंडविड्थ कम था और लो बैंडविड्थ होने पे जो इंटरनेट कनेक्शन था वो नैरो बैंड था। अगर स्लो इंटरनेट है उसको नैरो बैंड कहते थे, और जो नैरो बैंड कनेक्शन था उसका नाम था डायल अप कनेक्शन। तो लोग जो इंटरनेट कनेक्शन लिया करते थे उस जमाने में, उस कनेक्शन का नाम होता था डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन के साथ एक दिक्कत होती थी, एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। जैसे आपके घर में लैंडलाइन फोन आ रहा है, उस लैंडलाइन फोन से आपके घर के अंदर डेस्कटॉप पे जोड़ दिया जाता था। उस जमाने में वाईफाई राउटर्स नहीं हुआ करते थे। ओके, तो सीधा वो केबल आपके घर में आता था, उसको लैंडलाइन फोन से जोड़ देते थे और उसी को ले जाके आपके डेस्कटॉप से जोड़ देते थे। वो नहीं ईथरनेट वायर होता था, उसको प्लग कर दिया जाता था। आज वही ईथरनेट वायर जब आपके घर पे आता है तो घर के वाईफाई में प्लग रहता है, वो बार बार निकालना लगाना नहीं होता, तो लूज नहीं होता है। पहले जमाने में लूज हो जाता था तो फिर उसको जल्दी जल्दी बदलना पड़ता था, क्योंकि आप लैपटॉप लेके कहीं चले जा रहे हैं, फिर उसको निकाला, फिर लेकर आए, बाहर से घर पे आए, फिर उसको लगाते थे, तो वो लूज हो जाता था। अक्सर ऐसा होता था। क्लियर है एवरीवन? अब जो यहाँ पे समझना होता क्या है, उस जमाने में जब आप डायल अप कनेक्शन यूज करते थे, मतलब पुराना वाला कॉपर वायर वाला, उसमें एक दिक्कत होती थी, एक समय एक ही काम यूज कर सकते थे। अब एक समय एक ही काम का क्या मतलब है, या तो आप लैंडलाइन फोन पे किसी से बात कर रहे हो तो उस समय आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता था, और अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपका लैंडलाइन फोन क्या आता था, बिजी आता था। यानी एक समय में एक ही एप्लीकेशन था जो पॉसिबल था। अब भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो लोगों को आप पे बड़ा डाउट होता कि 4 घंटे से कहां बिजी हो। भाई 4 घंटे से आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और 4 घंटे से अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, 4 घंटे से कोई आपसे लिटरली बात करना चाह रहा, अर्जेंट है, तो बिजी आएगा, बिजी आएगा, बिजी आएगा। तो सोचो कितना डाउट होता था। बात समझ आई कि नहीं? कितना डाउट होता था। ये था पूरा का पूरा क्या, आपका कॉपर वायर। और इस जमाने में इंटरनेट सुविधाएं जो थी, सरकार आपको ई गवर्नेंस सुविधाएं नहीं देती थी। जो आप लोग पढ़ते हैं पॉलिटी के जीएस पेपर 2 में, गवर्नेंस आपका एक सिलेबस है, उसमें ई गवर्नेंस टाइप का एक टॉपिक है। उस जमाने में सरकार आपको ई गवर्नेंस सर्विसेज नहीं देती थी। सो दैट टाइम ई गवर्नेंस सर्विसेज वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। उस समय ई गवर्नेंस सेवाएं नहीं थी। अब आपके पास सारे के सारे इंफॉर्मेशन है जो आप कॉपर वायर का अपने सामने देख सकते हैं। तो ई गवर्नेंस सर्विसेज उस समय नहीं था, मैंने क्रॉस कर दिया है। अब आपके पास कॉपर वायर के सारे इंफॉर्मेशन है, चुपचाप इनको ऑप्टिकल फाइबर से कंपैरेटिव कर लीजिए, और कंपैरेटिव करके आपको खुद समझ में आ जाएगा भैया ऑप्टिकल फाइबर बेटर है कॉपर वायर से या नहीं। ये बताओ कॉपर वायर के सारे पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? आगे अब इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग ये डिस्कशन कर लेंगे भाई ऑप्टिकल फाइबर कैसे बेहतर है। बता तो रहा हूं, पुराने जमाने का मतलब 2013 के पहले के मेंस के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था। ऑप्टिकल फाइबर विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया, इंडियाज फ्यूचर विद द ऑप्टिकल फाइबर। अरे भाई आज से 10 साल पहले का यही लेवल था। वो तो 20 साल पुराने टीचर से तुम सुन रहे हो ना, इससे तुमको 10 साल पुराना की भी मुझे याद है क्या आता था। लेकिन सुनो 2013 के ये सब फालतू चीजें बंद हो गई, वो फैक्ट्स को पूछते ही नहीं, अब तो वो कंसेप्ट्स पर जाते हैं। समझ में आ रही बात? कंसेप्ट्स पर। इसलिए अगर आपको सब्जेक्ट की समझ है तो आप कर सकते हैं। पहले भैया बोलते थे बताओ F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट, तो बच्चे रट कर जाते थे। अब तो ये सब खत्म हो गया, 10 साल 12 साल से खत्म हो गया सब। ठीक है, अब जो लोग रट के जाते हैं क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं, जो लोग समझ के जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सूझबूझ समझ के साथ लिखना पड़ता है। तो सूझबूझ समझ के साथ वही कर पाएगा ना जो मुझे समझ रहा है, सीख रहा है। ठीक है, अब पेपर आसान हो गया, रटना नहीं है, सिर्फ लॉजिक बैठाना है, समझना है, कंसेप्ट बैठाना बस। ठीक है, अब पूरी क्रिएटिविटी हो गई। पहले फैक्चुअल डेटा में क्या क्रिएटिविटी था, कोई लिख लिया, रट लिया, अब इधर आओ। अब हम लोग चलते हैं भाई, देखो यहाँ पे ये कॉपर का बना था, एकदम उसी के सामने कंपेरेटिव कर देता हूं। ठीक है, तो कॉपर वायर किसका बना था? कॉपर का। वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ऑप्टिकल फाइबर जो बना है वो किसका बना है? वो बना है बच्चा सिलिकॉन का, सिलिकॉन ऑक्साइड का, इन सब चीजों से बना हुआ है। और सिलिकॉन का मतलब होता है बालू, यानी सैंड, है ना। सैंड किसका बना होता है? सिलिका या सिलिकॉन का बना होता है। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई, एक तरह के सैंड की तरह के पार्टिकल्स हैं जो वो एलिमेंट्स होते हैं, सिलिकॉन और सिलिकॉन ऑक्साइड के बने होते हैं। द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन, ये जो कॉपर वायर है ये लिमिटेड कनेक्शन देता है। ऑप्टिकल फाइबर, एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड मोर देन 1000 कनेक्शन मिनिमम। लिख लो, अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड मोर देन 1000 कनेक्शंस। एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर 1000 से ज्यादा कनेक्शन देता है। तो अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड मोर देन 1000 कनेक्शंस।
सो अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड मोर देन 1000 कनेक्शंस। ठीक है, तो एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर 1000 से ज्यादा कनेक्शन देता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और यहां तक कि एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर एक हेयर के डायमीटर के बराबर होता है, इतना पतला हो सकता है। सोचो एक बंच ऑफ केबल में कितना ऑप्टिकल फाइबर रख सकते हो, लेकिन इतना पतला रखा नहीं जाता, नहीं तो स्ट्रेंथ कम होगी, बार बार टूटेगा। और घर के अंदर नहीं, जो जियो वाला और एयरटेल वाला फाइबर आपके घर में लगा हुआ है, बीएसएनएल तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं किसी के घर पे नहीं है ना, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं क्यों नहीं है। ठीक है, सेम हियर ऑल्सो। ओके, अच्छा, तो मैं वही कह रहा हूं, थोड़ा मोटा आता है वो, ताकि टूटे नहीं, थोड़ा स्ट्रेंथ हो। नहीं तो आप चाहें तो छोटा एक हेयर के बराबर भी रख सकते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है? सुनते रहो, समझते रहो, लिखते रहो, है ना। अच्छा, लिमिटेशन क्या है? कंजेशन, क्रॉस कनेक्शन, पुअर वॉइस क्वालिटी, वेरी लेस या नो। आज देखो ना, धीरे धीरे बात कर लेते हो, पापा को पता भी नहीं चलता है। तो क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर बाद फोन करना, पापा घर में है, पापा को पता भी नहीं है पापा घर में है कि नहीं, चलिएगा। लेकिन सामने वाले को पता चल चुका नहीं, जब दोस्त बुलाता था क्रिकेट विकेट खेलने के लिए, है ना, पापा सामने होते थे, जाके बल्ला हम लोग लेके जा नहीं पाते थे, पापा देखेंगे। आप भी यही सोच रहे हैं ना? यही सोच रहे हैं, हाँ, है ना। ज्यादा मत सोचिएगा, हम जानते हैं, ठीक है, चलिएगा। आइए, ज्यादा मत सोचिए, वो क्रिकेट वाला ही ध्यान रखिए। चलिए, अच्छा, अब सुनो, यहां पर देखो रस्टिंग होती थी भैया, रस्टिंग होती थी तो कॉपर वायर हटाना पड़ता है। यहां पर रस्टिंग वस्टिंग नहीं होती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नो रस्टिंग। अब अच्छा, नो रस्टिंग है तो ड्यूरेबिलिटी क्या है? ड्यूरेबिलिटी हाई है, तो ये मोर ड्यूरेबिलिटी यहां पर हो गया। ठीक है, ज्यादा समय तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉपर वायर था उसमें लेस हीट रेजिस्टेंस होते थे, ज्यादा हीट पर वो नहीं मतलब ड्यूरेबल होता था। यहां पर हाई हीट रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। 400, 500, 600 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बम गिरा दो, फिर भी लोग रहे ना रहे, टेलीफोन पे बात कर लेंगे। डिफेंस वालों को इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो एकदम, ठीक है, बहुत बढ़िया। रिपीटर्स यहाँ पे छोटे छोटे डिस्टेंस पे लगते थे भैया, मिनिमम 80 किलोमीटर पे रिपीटर्स लग रहे हैं। वाओ, अगर 80 किलोमीटर मिनिमम पे रिपीटर्स लग रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। तो सर वही अपना बेंगलुरु से आप मैसूर बात कर लीजिए, अब आप 2 रिपीटर में बात हो जाएगी, 3 रिपीटर में बात हो जाएगी। ऐसे मैसिव टाइम रिपीटर्स के लॉसेस नहीं होंगे, तो क्वालिटी जो मैं बोलूंगा और क्वालिटी जो आप सुनेंगे, इट विल बी मैसिव टाइम बेटर देन द अर्लियर लाइक का कॉपर वायर। अच्छा, यहां पर बैंडविड्थ लो है, यहां पर बैंडविड्थ हाई है, यहां पर इंटरनेट नैरो बैंड है, यहां पर इंटरनेट क्या है? ब्रॉड बैंड है। और ब्रॉड बैंड इंटरनेट को क्या यहां पे नाम है? डीएसएल, और क्या है? एडीएसएल, और क्या है? केबल मॉडेम। इस तरह की चीजें यहां पर आती हैं, डीएसएल, एडीएसएल और केबल मॉडेम। ठीक है, ये सारे के सारे नाम मैं बताता हूं, सुनते चलना। यहां पे डायल अप कनेक्शन था, यहां पर आपको डीएसएल है। डीएसएल क्या है? डीएसएल का पूरा नाम है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या नाम है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एडीएसएल का पूरा नाम है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिकल डिजिटल। और केबल मॉडेम उसका कोई नाम नहीं है भाई। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरनेट पे अपना डेटा यूज कर रहे हो या इंटरनेट पे कोई कॉल आ रहा हो, आज आप यही सारी सुविधाएं यूज करते हैं। ठीक है, मम्मा टेलीफोन पे बात कर रही है और आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, भैया भी यूज कर रहा है, पापा भी यूज कर रहे हैं, घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं, सबका इंटरनेट दे दनादन चल रहा है। ठीक है, आज डीएसएल, एडीएसएल, केबल मॉडेम जैसी सुविधा, केबल मॉडेम तो फिलहाल खत्म हो गया। एक जमाना था जब घरों में कहीं केबल होता था और केबल से एक टावर होता था, वो सिग्नल लेता था, फिर केबल से बिछा कर आपके घर तक पहुंचाता था, डिश होता था, उसको केबल मॉडेम कहते थे। अब केबल कौन यूज कर रहा है? अब तो डीएसएल, एडीएसएल वाला आ रहा है, सीधा घर के अंदर जियो फाइबर और एयरटेल वगैरह लगे हुए हैं, आपके घर तक इंटरनेट दे रहे हैं। और सीधा आपको कोई प्लग उलग की जरूरत भी नहीं है, वाईफाई राउटर लाते हैं, सब लगा देते हैं। पहले 1 एंटीना वाला था, फिर 2 एंटीना हुआ, अब 4 एंटीना वाला राउटर एयरटेल वाला लग जाता है कि नहीं? बोलो हाँ, ठीक। और जियो वाला आता तो काला वाला मोटा सा आता, लग जाता है। सबका सबने देखा, आजकल बड़े बड़े अच्छे राउटर्स भी आ गए, रेंज भी अच्छा खासा है। ठीक है, रेंज भी अच्छा खासा है। तो ये हो गया बच्चों, ये सारी की सारी चीजें। सुनो, अब ई गवर्नेंस जो था, ये सारी सुविधाएं आ गई। जब इंटरनेट आ गया तो अब इंटरनेट पे सारी सुविधाओं को एक्सेस करना इज वेरी इजी। नाउ ई गवर्नेंस सर्विसेज आर अवेलेबल। अब ई गवर्नेंस सेवाएं आ गई, आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ई गवर्नेंस जैसी जो सेवाएं हैं वो शुरुआत हो गई, ई गवर्नेंस सेवाएं आ गई।
अच्छा पहले क्या होता था, देखो असल में पहले क्या होता था पता है, यहाँ कॉपर वायर में मल्टीप्लेक्सिंग नहीं था, इसलिए कंजेशन आता था। जैसे मान लो इस तार से एक मोहल्ले में है ये, ठीक, एक कॉलोनी में है, इस तार से 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग जुड़े हैं। कितने लोग जुड़े हैं? 8 लोग। अब मान लो इस तार पे ये वाला घर का कोई व्यक्ति है जो बात कर रहा है। इस समय होता क्या था, इसमें से किसी को भी कॉल करोगे सब बिजी आते थे, किसी को भी कर लो, इसीलिए ज्यादा नंबर ऑफ कनेक्शंस नहीं देते थे। अब कोई बहुत हाई फाई आदमी आ गया, कोई आईएएस बन गया, कोई वो हो गया, तो उसके लिए इमरजेंसी तो दे दिया, एक आध और बढ़ा दिया, नहीं तो जनरली नहीं देते थे, उस एक लिमिट होती थी, ठीक है ना। अच्छा, और अगर किसी के घर में कोई शादी वादी फिक्स हो गया तब तो भाई बवाल है। अब तो फोन बिल्कुल नहीं मिल सकता, पूरे मोहल्ले का एक ही लोगों का फोन हमेशा बिजी रहेगा, ये सब होता था। और बाद में क्या हुआ, मल्टीप्लेक्सिंग आने से कमाल हो गया। मल्टीप्लेक्सिंग जैसी टेक्नोलॉजी जो आगे चल के ऑप्टिकल फाइबर से डेवलप हुई है, उसमें फायदा ये हो गया कि अब क्या होगा, आप इनमें से किसी को भी कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सुनो 1000 लोगों में से किसी को कॉल कीजिए। Due to multiplexing technology, now the problem of congestion solved. Okay, now congestion problem solved due to multiplexing. इस तरह की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं, अच्छी चीज है, अच्छा मतलब अच्छा है, इट्स गुड। एवरीबॉडी क्लियर? यहीं पर हम लोग एक दो चीजें और बात कर ले। देखो अब मैं बोलूं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा सा कंक्लूजन कर दें, तो क्या कंक्लूजन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन्ड डेटा वी कैन कॉल दैट इट इज अ चीप, बेटर एंड ड्यूरेबल ऑन द बेस। एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? तो लिख लो, कंक्लूजन लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन्ड डेटा, है ना, जो भी ऊपर दिए गए तथ्य हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि, लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन्ड डेटा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन्ड डेटा, है ना, जो भी ऊपर दिए गए कथन है, जो भी कह लो, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन्ड डेटा वी कैन कॉल ऑप्टिकल फाइबर इज चीप, बेटर एंड ड्यूरेबल। ऑप्टिकल फाइबर इज चीप, बेटर एंड ड्यूरेबल। इस आधार पे हम कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर सस्ता है, काफी अच्छी गुणवत्ता वाला है और ड्यूरेबल है, काफी लंबे समय तक चलने वाला है। अब रस्टिंग वस्टिंग नहीं होने वाला, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और क्वालिटी भी तो भाई महान टेक्नोलॉजी हो जाएगी, महान क्वालिटी हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? अब इसी में हम लोग एक दो चीजें और पढ़ेंगे जो कि जरूरी है। सुनो बच्चों, असल में होता क्या है, भारत में NOFN लाया गया, NOFN लाया गया। इसी NOFN को भारत ब्रॉडबैंड के नाम से बोला गया। यहीं पर मुझे बता देना चाहिए क्योंकि आगे अब ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं, अब ये यहां पर नाम नहीं आने वाला है। NOFN का पूरा नाम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसका पूरा नाम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसका पूरा नाम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN। ठीक है, इसका पूरा नाम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN। तो अलग से एक नाम लिख लेना, NOFN या भारत ब्रॉडबैंड। हिंदी में भी यही रहता है, भारत ब्रॉडबैंड नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। देखो ऐसा होता है, NOFN क्या है मैं एक बात बताऊं। भारत सरकार ने ब्रॉडबैंड सुविधा को पूरे भारत में पहुंचाने के लिए NOFN करके एक स्कीम लाई थी, एक योजना लाई थी। इस योजना के अंतर्गत ये था कि भाई देखो ऐसा है कि भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं। भारत में कितने ग्राम पंचायत हैं? लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। तो भारत सरकार ने बोला कि जो लगभग भारत में पूरे 2.5 लाख ग्राम पंचायत है ना, सबको 100 Mbps की इंटरनेट स्पीड सबके घर तक पहुंचाई जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, तो यही लिख लो, 2.5 लाख ग्राम पंचायत विल एक्सेस इंटरनेट विद 100 Mbps स्पीड, है ना। इसके अंतर्गत करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत को 100 Mbps की इंटरनेट स्पीड देने की बात होती है। ठीक है, 100 Mbps की इंटरनेट स्पीड देने की बात होती है। क्लियर? तो 100 Mbps की इंटरनेट स्पीड देने की बात होती है। ओके, सो लगभग 2.5 लाख ग्राम, पता है पूरे भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं और ये 2.5 लाख ग्राम पंचायत लगभग 7 लाख गांवों को मैनेज करते हैं। गूगल कर लेते हैं ना इंडिया में कितने गांव है, आज का क्या डेटा है भाई, जब पढ़ते उस समय का डेटा देख लो। इंटरनेट एक दिन भी डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, एकदम मतलब इतना टाइट कर दिए सब इंटरनेट, है ना। टोटल नंबर ऑफ विलेज देख लो, आज लगभग 7 लाख के आसपास होना चाहिए। और गलत हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आपको सोशल इशू नहीं पढ़ा रहे हैं,
टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया है ना, पहले हम अपने आप को बचा ले रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इन इंडिया, चलो भाई कितना 7 लाख के आसपास तो होने, सॉरी तारीफ ज्यादा हो गई थी है ना, इंटरनेट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान मालिक है। आप ही लोगों के साथ ऐसा क्यों है हमको नहीं पता, कुछ सब सीक्रेट कुछ चल रहा होगा, सुबह वाले सेलेक्ट हो जाए, शाम वाले नहीं। चलिए आगे बढ़े। ये कौन सी ईयर में आया था, अब हम सब खोलते हैं ना बच्चा, अब सब किए धरा है, पानी फिर गया, देख लो सेल्फ चेक, नहीं कॉपी पे लिख लो सेल्फ चेक, कब लाया गया, कितना सफल हुआ। ये देखो ऐसा है कि जमाना खत्म हो गया, हम 5G की जनरेशन में NOFN की बात क्यों करें, लेकिन एक बच्चों को बता दिया भारत में कुछ ऐसा भी लाया गया था, बस नाम जानना। अब ये सब डेटा बेटा पुराना क्यों हम इस पे दिमाग लगाएं। कौन है जो ऑप्टिकल फाइबर का क्रेज लगा के रखा है, तो हम लोग एक नई जनरेशन, मोबाइल फोन में इंटरनेट आ रहा है, कौन जा रहा है। चलो हॉटस्पॉट देखो, हॉटस्पॉट से नहीं हॉटस्पॉट से भी मतलब एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अर्जेंट होगा तो हम खुद जोड़ देंगे, हम खुद ऐसे टीचर, हमसे नहीं रहा जाएगा, उतना जरूरत नहीं था इसीलिए कहे ना। चलो तुमको लगता है कि मैं ऐसे तुम लोगों को मतलब छोड़ दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो नहीं दिखाऊंगा, इतना तो तुम लोग समझ ही गए कि अंतरात्मा की मेरी आवाज कि मैं कैसा इंसान हूं। अर्जेंट होगा बच्चा तो मैं जोड़ के अपना ही दिखा दूंगा, टेंशन ना लो, इतना फालतू चीजें क्यों जाएं। कभी कभी होता है ना कि इंटरनेट दिखा दूं, इसी बहाने हम भी देख लें इतना है। कभी हम 6.5 लाख 6,78,000 गांव देखें, आज देख लेते क्या पता 7,20,000 हो, तो हमारा भी देख लेते एक बार, इसीलिए हम अपना भी देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे गांव की संख्या पूछेगा, ग्राम पंचायत 2.5 लाख ही है। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल इसमें दिमाग ना लगाइए। हो गया ये खत्म, फाइनली खत्म। अब हम आते हैं बच्चों, इधर आओ, ये वाला देखो ये खत्म हो गया है, जल्दी बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। अब चलो इधर आओ तो WLL, चलो भाई फाइनली मोबाइल फोन, वायरलेस इन लोकल लूप, WLL मतलब हुआ आपके हाथ में जो फोन है, अब हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। ओके, अब सुनो जरा, पहले तो मैं कुछ चीजें बताता हूं, सुनते चलो। पूरी दुनिया में जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो कुल 3 तरह की है। ऑफिशियली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पूरी दुनिया में 3 तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो भाई डेवलप की गई है। कौन कौन सा? पहला जिसका नाम है FDMA, दूसरा जिसका नाम है TDMA और तीसरा जिसका नाम है CDMA। कम से कम मैं काम की चीज बता रहा हूं, तो कुल 3 हैं जो डेवलप किए गए हैं। पहला FDMA, दूसरा TDMA और तीसरा CDMA। FDMA का पूरा नाम है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA का पूरा नाम है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और CDMA का पूरा नाम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA का पूरा नाम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जो लिखा है लिखते जाएगा भाई साथ साथ, ठीक है, इसमें कोई अलग से आपको स्पेशली डिक्टेट नहीं करना है मुझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो FDMA, देखो DMA एक जगह पूरा लिखा है डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, हम 4 बार नहीं लिखेंगे वो नाम, ठीक है, एक बार लिख दिया डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, बाकी फ्रीक्वेंसी, टाइम डिवीजन, कोड डिवीजन ये ध्यान रखिएगा। अब सुनो, जो FDMA टेक्नोलॉजी है इसको दुनिया में मोबाइल फोन की फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। TDMA CDMA को दुनिया में मोबाइल फोन की सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेंशन न लो, आज मोबाइल जनरेशन पूरा हम लोग यहीं खत्म करेंगे, ओके, पहुंच जाएंगे है ना, आराम से पहुंच जाएंगे। तो FDMA हो गया मोबाइल फोन की पहली जनरेशन, TDMA CDMA हो गया मोबाइल फोन की सेकंड जनरेशन। वैसे हम लोग 0G 1G 2G 2.5G 2.75G 3G 4G और 5G तक पढ़ने वाले हैं, और 3G 4G के बीच में भी 2 जनरेशन 3.5 और 3.75G भी पढ़ने वाले हैं, तो रुको मैं आपको बताऊंगा। अब देखो बच्चों, जो FDMA टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से ये एनालॉग सिग्नल पे बेस्ड है। FDMA जो है वो पूरी तरह से एनालॉग सिग्नल पे बेस्ड है। TDMA CDMA जो है वो पूरी तरह से डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? डिजिटल सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड है और ये डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड है, ठीक है ना, एक एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड है और एक डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड है। ओके एवरीवन,
जैसे लिख रहा हूं चुपचाप लिखते चलिएगा, ट्रस्ट मी, धीरे 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 आपको सब समझ में आ जाएगा, उतना ही जितना आपके यूपीएससी के हिसाब से चाहिए। ओके, अब सुनो, यहीं पे सुनो। अब पहले तो बात होती है जो वायरलेस टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं यहां एफडीएम में, टीडीएम में और सीडीएम में, पहले जरा समझो। ये जो 3 तरह की दुनिया में टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसपे हम लोग मोबाइल जनरेशन में बहुत बढ़िया से बात करने वाले हैं। सुनो, ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है बच्चों, इधर देखो, ठीक है, ये कैसे काम करती है। वायरलेस टेक्नोलॉजी जो काम करती है वो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। किससे करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ओ तो सर हमारा मोबाइल फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है? बिल्कुल, हम सबका मोबाइल फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है। बताता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं जिससे हमारा पूरा मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी जो है वो मैनेज होता है। ठीक है, चलो, तो WLL टेक्नोलॉजी किससे मैनेज होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अब जरा समझो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? नाम ही लिखा है, ऐसे वेव जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो, ऐसे वेव जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा एक बात सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आंख से नहीं दिखता है। कोई अपना फोन मिला के कोई वेव्स देख ले आंख से। आपके घर में वाईफाई लगा है, कोई वेव्स दिखता है क्या? लाल, पीला, नीला, हरा, नीला, कुछ पीला, कुछ बैगनी, कत्थई, कुछ दिखता है क्या? हमको तो नहीं दिखा आज तक। सीधी बात, सबको पता है कि ये वेव्स जो होते हैं वो इनविजिबल वेव्स होते हैं। और सुनो, इसका और बड़ा प्रूफ मैं दे सकता हूं। क्या सर और बड़ा प्रूफ क्या दे सकते हैं? एक काम करो, सुनो, अभी जब बाहर सन की लाइट हो तो आप चले जाइएगा, बादल अंधेरे में कहां देखिएगा, और जाके देखिए उसमें एक्सरे, गामा, माइक्रो, रेडियो, अल्ट्रावायलेट सब दिख रहा है क्या? बोलो, दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। वही तो हम बता रहे हैं, बाहर सन की लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसमें भी ये सब वेव्स है, इनविजिबल होते हैं, बच्चा नहीं देखता है। आप एक्सरे, गामा, माइक्रो, रेडियो सब आंख से नहीं देख सकते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? आप इनको नहीं देख सकते हैं, इनविजिबल होते हैं। और वही बात मैं कह रहा हूं, बाहर तो नेचुरल वाला आता है सन की रोशनी में जो नहीं दिखता है, यहां वाला तो हम अपने मोबाइल फोन से जनरेट करते हैं, यहां वाला तो वाईफाई राउटर से निकलता है, यहां वाला तो किसी टावर से निकलता है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, फिर उससे मोबाइल फोन यूज करते हैं, वो तो नेचुरल है। सन की लाइट का हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं क्या? तब सन वहां से सन की लाइट निकालता है? नहीं, वो नेचुरल है। और यही चीजें हम खुद अपने मोबाइल फोन से निकालते हैं, फिर वायरलेस जगत में हम लोग यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब बात होगी कि सर ये बताओ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विजिबल है कि इनविजिबल है? सब लोग बोलिए, इनविजिबल है। ठीक है, एकदम। अब बात होती है सर इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, माइक्रो है, रेडियो है, अल्ट्रावायलेट है, तो ये है तो वो है, और ये है तो वो है। तो सर ये बताओ कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं? बच्चा, सिर्फ 2 वेव्स हैं जो दुनिया को संभालते हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन 99% यही 2 हैं। 1-8% एक्सेप्शंस की हम बात ही नहीं करते। तो सर ये बता दो, पूरा दुनिया का वायरलेस टेक्नोलॉजी किन 2 वेव से चलता है? नाम, पहला है हमारा जिसको हम कहते हैं माइक्रोवेव, और दूसरा है हमारा जिसको हम कहते हैं रेडियो वेव। तो पहला हो गया माइक्रोवेव और दूसरा हो गया रेडियो वेव्स। सो माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स ये ऐसे वेव होते हैं जो पूरी दुनिया का वायरलेस टेक्नोलॉजी चलाते हैं। इन्हीं 2 की वजह से दुनिया की पूरी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो काम करती है। ओके, इन्हीं 2 की वजह से दुनिया की पूरी वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है। ओके, अब जरा सुनो कैसे काम करती है, क्या करती है, हम आपको समझाते हैं। उससे पहले मुझे 2 बातें माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स के बारे में करने दो। देखो बच्चों, है तो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत सही, दोनों इनविजिबल है, बहुत सही। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, एकदम समझ में आ रहा है। अब सुनो, जो माइक्रोवेव होता है इसको हम लोग कहते हैं बच्चा, ये डायरेक्शनल वेव है। अब सर इसका क्या मतलब है? चुपचाप लिख लो अभी। डायरेक्शनल का मतलब है लाइन ऑफ साइट। जब यूपीएससी ने पूछा तो उन्होंने बोला ये लाइन ऑफ साइट है या लाइन ऑफ साइट नहीं है, ऐसा कुछ पूछा था। वो तो बाद में क्वेश्चन पेपर देखोगे तो समझ आ जाएगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो माइक्रोवेव डायरेक्शनल वेव लाइन ऑफ साइट है कि नहीं। रेडियो वेव जो है वो नॉन डायरेक्शनल बोला जाता है। नॉन, अभी सब समझ में आ जाएगा डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल अब क्या है। और सुनो, नॉट इन लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट में नहीं होता। ऑफ कोर्स जब डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो कैसे किसी लाइन ऑफ साइट में होगा? नॉट इन लाइन ऑफ साइट, और दिस इज लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन ऑफ साइट में नहीं होता और दूसरा जो लाइन ऑफ साइट में होता है। तो डायरेक्शन इट इज इन लाइन ऑफ साइट, नॉन डायरेक्शनल दिस इज नॉट इन लाइन ऑफ साइट।
अब सुनो, यहाँ पे थोड़ी कुछ चीजें और बताता हूं माइक्रोवेव और रेडियो के बारे में। सुनो बच्चों, थोड़ा सा माइक्रोवेव रेडियो के बारे में और बताता हूं। सुनो, माइक्रोवेव जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है, दे हैव मोर फ्रीक्वेंसी। और रेडियो वेव जो होता है इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसको कहते हैं दे हैव अ लेसर फ्रीक्वेंसी। सो माइक्रोवेव हैव मोर फ्रीक्वेंसी और रेडियो वेव हैव अ लेस फ्रीक्वेंसी। सो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है। ओके, एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। अभी रुक जाओ, सब समझ में आएगा। पहले तो हम लोग जरा डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन को क्लियर कर लेते हैं, क्या मतलब है। सुनो, बेटर है क्यों ना मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे दूं बच्चों। सुनो, घर के अंदर वाईफाई राउटर है, सबके होगा भाई, सब पे घर के अंदर वाईफाई राउटर होगा। नहीं होगा तो तुम्हारे यहाँ हॉस्टल में होगा, नहीं होगा तो तुम्हारे कैंपस में होगा, ठीक है। और काफी लोग माइक्रोवेव ओवन भी देखे होंगे, तो माइक्रोवेव ओवन ने मिल गया माइक्रोवेव, वाईफाई राउटर मिल गया रेडियो वेव। हम सोचे एक एक एग्जाम्पल देके कहानी समझा दें, तो अगर कहानी समझाओ, ये बताओ घर के अंदर जो वाईफाई राउटर होता है वो कहाँ लगा होता है? कहीं लगा होता है? अब ये कौन बताए कहाँ लगा होता है? कहीं लगा होता है। अच्छा, उसका रेंज कितना होता है पूरे घर के अंदर? चाहे आप अपने कमरे में होइए, स्टडी रूम में होइए, पापा मम्मी के कमरे में जाइए, या फिर किचन में जाइए, बालकनी में जाइए, आप कहीं जाइए, बस उस वाईफाई राउटर के रेंज में रहिए। आपका मोबाइल फोन और लैपटॉप जो होता है इंटरनेट एक्सेस करता है, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल होता है, और नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से वो एक दिशा में नहीं सारे दिशा में चलता है। और डायरेक्शन होता तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता। अब भी नहीं समझ में आया? रेडियो वेव नॉन डायरेक्शनल इसलिए किधर की तरफ चल रहा है? ऑल डायरेक्शन में चल रहा है। अब भी नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, इसीलिए देखो ना, घर के अंदर तुम कहीं भी रहो, एक वाईफाई राउटर लग गया, उस घर के अंदर कहीं रहो, उस रेंज में आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि रेडियो वेव नॉन डायरेक्शनल होता है, और नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से वो चारों तरफ चलता है। कुछ समझे हो? अच्छा, और सर माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है? भैया वो डायरेक्शनल होता है। आपके माइक्रोवेव ओवन में एक डिवाइस लगा होता है, पता है? माइक्रोवेव ओवन में जो डिवाइस लगा होता है उसका नाम है मैग्नेट्रॉन। अगर ये खराब हो गया तो आपका माइक्रोवेव ओवन खराब हो गया, बदलना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा कॉस्ट इसी का होता भी है माइक्रोवेव ओवन में। ये वो डिवाइस होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव निकालना शुरू करता है, और माइक्रोवेव डायरेक्शन होने की वजह से आपके खाने की तरफ ही पड़ता है। और वहां पे एक प्लेट्स होती है, उसी प्लेट के ऊपर आपको फूड आइटम रखना होता है, एकदम उसी पे पड़ता है, और आप सब जानते हैं डायरेक्शन होने से। तो माइक्रोवेव ओवन कैसा होता है? डायरेक्शनल वेव होता है। उसके वेव्स एक ही डायरेक्शंस में आते हैं, जहां आपका खाना का जगह होता है वहीं पर, नहीं तो कोई जगह नहीं होती। आप कहीं रखिए माइक्रोवेव ओवन में, वो जगह बना के रखते हैं, भैया यहीं पे रखना। क्लियर? बोलो हाँ। अब सुनो, ये हो गया ओवन, ये हो गया रेडियो वेव, ये हो गया नॉन डायरेक्शनल, ये हो गया डायरेक्शनल। मैंने आपको सारी कहानी समझा दी। इससे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें आप अपने घर पे खुद देखते हैं। क्लियर? अब यहीं पे मुझे एक दो चीजें और समझानी, जरा समझ लो। जैसे एक टर्म है जिसका नाम है मैग्नेट्रॉन। क्या नाम है? मैग्नेट्रॉन कह रहा हूं, मॉड्यूलेशन। एक शब्द है जिसका नाम है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन को ही कीइंग के नाम से भी बोला जाता है। किस नाम से? कीइंग के नाम से भी बोला जाता है। मॉड्यूलेशन या कीइंग के लिए हमें जरूरत होती है कैरियर वेव्स की। मॉड्यूलेशन या कीइंग के लिए होता है कैरियर वेव्स की। मॉड्यूलेशन या कीइंग जो होता है यह है कैरियर वेव्स। मॉड्यूलेशन या कीइंग जो है यह है कैरियर वेव्स। अब ये मॉड्यूलेशन जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। देखो बच्चों, 1 2 3 मैं लिखता हूं, आप लिखते रहिए। पहला मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग कहते हैं फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन। पहला मॉड्यूलेशन जिसको हम कहते हैं फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन, शॉर्ट में कहते हैं बच्चा इसको पीएम। दूसरा जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसको हम लोग कहते हैं एफएम। और तीसरा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तीसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको हम लोग कहते हैं एएम। इसको हम लोग कहते हैं एएम। 3 तरह के मॉड्यूलेशन आपके सामने है, चुपचाप उतार लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। पहला है फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये बार बार आएगी।
ये यहाँ पे तो हम लोग छोटा सा डिस्कशन करेंगे। अभी जब अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे नेटवर्किंग का तो सब अलग अलग जगह आएगा, ठीक है। अभी बताता हूं। तो मॉड्यूलेशन हो गया कितनी तरह के? 3, फेसिव मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। अब जरा समझो, मैं कुछ चीजें समझाता हूं। ऐसा है, हम जिन वेव्स को यूज करते हैं, सबको पता है वो वेव्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। किसी को माइक्रोवेव रेडियो वेव्स दिखते हैं क्या? ना, किसी को नहीं दिखते। इन वेव्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ 9th 10th में, मैंने भी सबसे पहले वहीं पढ़ा था। वेव की प्रॉपर्टी होती है, वेव्स की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वेव्स का अपना वेवलेंथ होता है, वेव्स का अपना एम्पलीट्यूड होता है। याद आ रहा है? तो वेव्स की प्रॉपर्टी होती है और वेव्स की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। याद आ गया? वेवलेंथ। सब 9th 10th की किताब, मैंने सबको बोला 9th 10th एक बार पढ़ लेना चाहिए। वो मुझे पता है कोई पढ़ेगा नहीं, है ना, और इसीलिए हमको तुम लोग पे भरोसा नहीं, इसलिए हम एकदम बेसिक जीरो से लेके चलते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। देखो, हम लोग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड को पहले समझेंगे। आप जो रट के आए हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड, वो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम ना तो रट्टू टीचर हैं और ना हम रट्टू स्टूडेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं स्टूडेंट चीजों को समझे, जिससे वो आसानी से एग्जाम में कुछ भी हो वो सोच के कर ले, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड को जो हम लोग स्कूल टाइम में पढ़े हैं, यहां हम कहेंगे मैक्सिमम टेंडेंसी डू वर्क इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। किसी निश्चित समय में जो आप मैक्सिमम काम कर सकते हैं वो उस काम करने की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी किसी चीज की मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम टेंडेंसी को बताता है। मैक्सिमम टेंडेंसी टू डू वर्क इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो आप लिख लीजिएगा, मैक्सिमम टेंडेंसी टू डू वर्क इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मैक्सिमम टेंडेंसी टू डू वर्क इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। किसी निश्चित समय में सबसे ज्यादा कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उस कार्य की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है ना। अब जितना ज्यादा तुम काम कर लोगे भाई तुम्हारी एनर्जी भी है। जैसे सर आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ा सकते हैं? भाई 14 घंटे से 16 घंटे में पढ़ा सकता हूं, कंडीशन अप्लाई के साथ। हाँ भाई, हमको देते रहो हमारा वो बिस्किट और चाय पिलाते रहो, एनर्जी लेवल थोड़ा थोड़ा देते रहो। और बहुत कम अगर एनर्जी हो जाए तो जूस भी रख देना कभी कभी, और अगर बहुत ज्यादा उसके बाद भी कम हो जाए तो 2 बनाना दे दो, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, आराम से हम मस्त होके पढ़ाएंगे। Which food is the richest source of carbohydrate? बनाना। अगर आपको दिन में कुछ ना मिले आप बनाना खा लीजिए, आपकी एनर्जी लेवल का कैलोरी डाउन नहीं होगा। वो तो आपकी आदत है कि जब तक पेट भर ना जाए तब तक लगता नहीं है भूख खत्म हुआ है। मैं कह रहा हूं ट्रस्ट मी, कैलोरी आपकी पूरी हो गई है। आप क्या करते हैं? 4 बनाना भी खाते हैं, उसका पेट भी भरते हैं, इसलिए आपका वेट बढ़ता है। नहीं समझ में आई बात, है ना? चलिएगा। अच्छा अब जरा सुनो, हम एक बात सुनो भाई, सुनो हो। सब अपना बताने लगे हमारा 4 में नहीं भरता 8। अरे भाई उससे क्या लेना देना, 4 8 नहीं, सुनो, है ना। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि ऐसा है, मैक्सिमम टेंडेंसी डू वर्क इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी ही आपकी एनर्जी है। और हम लोग स्कूल टाइम में ई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू पढ़ा करते थे। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा कार्य करने की क्षमता है आपकी उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी होती है, ठीक है ना। तो देखो वेव्स की प्रॉपर्टीज उसके फ्रीक्वेंसी के बेस्ड होती है। और भी चीज, अब सर वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ हम लोग स्कूल टाइम में क्या पढ़े थे? किसी एक ऑसिलेशन में जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। यहां कह लो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव्स वेवलेंथ हो गया। जनरल भाषा में लिखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव्स। किसी वेव द्वारा जो डिस्टेंस तय किया जाता है वो वेवलेंथ होता है, ठीक है। किसी वेव द्वारा जो डिस्टेंस तय किया जाता है वो क्या होता है? वेवलेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इज व्हाट? दैट इज अ वेवलेंथ, ठीक है ना। ये हो गया वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव्स, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब जरा सुनना यहीं पे एक चीज और। अच्छा एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड को समझने के लिए थिकनेस ऑफ वेव कर लो, ज्यादा अच्छा है ना। जो वेव्स है उसकी मोटाई कितनी है उसको आप एम्पलीट्यूड्स कह लो। तो एम्पलीट्यूड मतलब हो गया थिकनेस ऑफ वेव्स, एम्पलीट्यूड मतलब हो गया थिकनेस ऑफ वेव्स। इसको मैं जरा समझाता हूं, समझो। मेरे टीचर ने तो हम लोग को ऐसे बताया था, आप लोगों का पता नहीं। वो बोला बच्चों एक तो ये है मान लो और एक तो ये है मान लो, ऐसे कुछ खींच दिया लाइन,
उसका इसी को समझा दिया, कहा देखो यहाँ पर अप एंड डाउन देखो इतनी थिकनेस हो रही है, इसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा है। फिर ये बोला देखो यहाँ पर अप एंड डाउन इतनी हो रही है तो इसका थिकनेस इतना इतना है ना, ठीक है। फिर बोला जानते हो अगर एम्पलीट्यूड मोटाई ज्यादा है तो देखो वेवलेंथ जो है वो कम हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव्स इन ऑसिलेशन कम हो रहा है। यहाँ बोला देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन ऑसिलेशन ज्यादा हो रहा है। फिर उसने बोला देखो जो पतला वाला है उसका एम्पलीट्यूड कम है तो उसका वेवलेंथ ज्यादा है, फिर जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसका वेवलेंथ कम है। ऐसे तुम लोग को भी ऐसे पढ़ाए थे क्या तुम लोग के टीचर? हमारे टीचर इसके एक हाथ आगे थे, वो कहे जानते हो ये जो मर्द हैं मेन है उनकी आवाज है, ये जो औरतें हैं वीमेन है उनकी आवाज है। इसीलिए जो मेन होते हैं जब लड़ाई लड़ते हैं तो उनका आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, और जो वीमेन होती हैं अगर वो घर के अंदर लड़ती हैं पूरा मोहल्ले तक सुनाई देता है। हमको ये भी समझाए थे, तुम लोग को समझाए थे कि नहीं समझाए थे? नहीं तो हमारा टीचर ज्यादा अच्छा तरीके से समझाता है, तुम लोग फिर कम पैसे दिए होगे। गांव वाले टीचर सब एकदम गांव वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है चलिएगा। इसीलिए जब महिलाएं होती, जब वो फीमेल जब लड़ती हैं उनका आवाज मोहल्ले तक ज्यादा सुनाई देगा, मेल का तो आवाज ही नहीं जाता है। और एक चीज और हम बताते हैं फीमेल के साथ, एक चीज और है, नहीं है बताओ तो अच्छा है, बहुत फीमेल है यहाँ पे, ठीक है छोड़ो उसको, है ना। अब इन लोगों को खुजली मच रही है सर क्या है बता दीजिए बता दीजिए, और उनसे ज्यादा तो मेल को हो रहा है कि सर बता दीजिए, है कि नहीं। हम किसी को ना बतावें, ठीक है चलिएगा, अब तो और नहीं बताएंगे। तो ये है, ठीक है। ये देखो मैंने आपको ना वेव्स की प्रॉपर्टी बताई है, सुनो ना, तो वेव्स दिखता है ना तो उसकी प्रॉपर्टी दिखती है, सिर्फ उसका रिजल्ट दिखता है। जो हम लोग एफएम में 98.6 लगा देते हैं, 102.4 लगा देते हैं, ये हम फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, है ना। हम कोई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सेट कर देते हैं, बात समझ में आ रही है। इसके बेसिस पे कहने का मतलब ये है, आप समझो हम एक बात बता रहे हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफरेंट तरह से कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम में ट्यून करके सेट करते हैं, तब जाके हम ब्लूटूथ यूज करते हैं, तब जाके हम क्या यूज करते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तब जाके हम एफएम के गाने सुनते हैं, और तब जाके मोदी जी के मन की बात हमें सुनाई देती है ऑल इंडिया रेडियो। नई बात समझ में आई? अभी और क्लियर हो जाएगा, रुकिएगा, ठीक है। तो सर ब्लूटूथ की जो सेवा हम लोग मोबाइल फोन में लेते हैं वो एक मॉड्यूलेशन के थ्रू काम करती है, एग्जैक्टली। तो ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई वो फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन पे बेस्ड थी, एग्जैक्टली। जो एफएम चैनल में हम लोग गाना सुनते हैं वो फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होता है, बहुत सही। और सर तो मोदी जी के मन की बात होती है ऑल इंडिया रेडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बहुत सही। और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, देखो अगर छोटे लेवल पर चीजों को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ाना है भैया फेज शिफ्ट, और बड़े शहर के लेवल पर तो एफएम चैनल। सबको पता है एफएम चैनल आपके शहर का अपना होता है, कोलकाता का अपना है, जयपुर का अपना है, भोपाल का अपना है, इंदौर का अपना है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो एफएम होता है वो एक लोकलाइज एरिया होता है, 50-60 किलोमीटर का अपना पूरा सर्किल, और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है पूरे भारत का होता है ऑल इंडिया रेडियो। आप समझ में आ गया मोदी जी के मन की बात ऑल इंडिया रेडियो पर क्यों आती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक ही समय में मोदी जी के विचार जो होते हैं, है ना, मोदी जी के जो अपने विचार होते हैं पूरा भारत एक साथ एक समय सुनता है। यही हो गया, अपने हिसाब से जिस हिसाब से सिग्नल और ब्रॉडकास्ट करना है उस हिसाब की टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंट लेवल की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं वायरलेस सर्विसेज में। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, एप्लीकेशन आता है, ठीक है। सुनिए अभी और सुनिए, अभी और बातें करेंगे। सुनो ऐसा होता है, हम जो माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करो। इन दोनों वेव्स का क्या किया जाता है, मॉड्यूलेशन किया जाता है। नहीं समझ में आई बात? ये दो वेव्स जो होते हैं यही जो होते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी में यूज में लाए जाते हैं, हर किसी को पता है। चाहे माइक्रोवेव हो चाहे रेडियो वेव्स हो, यही WLL टेक्नोलॉजी में यूज में लाए जाते हैं, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं इन वेव्स का क्या यूज में लाया जाता है, इन वेव्स की प्रॉपर्टी को यूज में लाया जाता है। अरे भैया तुम रवि सर का क्या यूज में लाते हो, रवि सर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज में लाते हो, रवि सर की प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है ना। तो वही हम कह रहे हैं इन माइक्रोवेव रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। इनकी प्रॉपर्टी क्या, इनका फ्रीक्वेंसी, इनका एम्पलीट्यूड, इन्हीं फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वगैरह का टेक्निकल भाषा में कहते हैं मॉड्यूलेशन कराया जाता है। मॉड्यूलेशन का मतलब आवश्यकता अनुसार जिस तरह से जरूरत है उस हिसाब से उनको मोल्ड किया जाता है, उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। जैसे आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आके एडमिशन लेते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपका एक मॉड्यूलेशन सेंटर है जो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करता है जहां पर आपको डिफरेंट तरह के कैरियर वेव्स दिए जाते हैं। कैरियर वेव्स मतलब डिफरेंट तरह के टीचर दिए जाते हैं और इन टीचरों की मदद से आपके अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है एग्जाम के हिसाब से मोल्ड की जाती है।
अरे भैया कोचिंग ज्वाइन करते समय तुम सब कुछ साइंस जानते थे, पॉलिटी जानते थे, इकोनॉमी जानते थे, ज्योग्राफी जानते थे कि नहीं जानते थे? लेकिन एग्जाम के अनुरूप जानने के लिए तुम लोग आते हो, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हो, तो एक इंस्टीट्यूशन आपके लिए किस तरह का टेक्नोलॉजी, किस तरह का बिहेवियर है? एक मॉड्यूलेशन सेंटर है। आवश्यकता अनुसार आपके अंदर जो चाहिए वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन देता है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन मॉड्यूलेशन कराने के लिए क्या प्रोवाइड करता है? फैकल्टीज, यानी आपका ट्यूटर। तो आपका ट्यूटर समझो यहाँ कैरियर वेव्स है, और कैरियर वेव्स जो होता है अलग अलग तरह का है। कोई साइंस एंड इन्वायरमेंट का आता है, कोई पॉलिटी का आता है, कोई इकोनॉमी का आता है, और इस तरीके से जो वेव्स होते हैं, कोई वेवलेंथ का आता है, कोई मतलब इकोनॉमी का, कोई तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का आता है मतलब पॉलिटी का, कोई साइंस टेक का आता है मतलब एम्पलीट्यूड का, और इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके डिफरेंट तरह से काम कराया जाता है। तब तो जाके एफएम के बहुत सारे चैनल बन जाते हैं, 98.4, 102.6, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग कंपनी आपको सर्विसेज देती हैं। जैसे हम वो फ्रीक्वेंसी अपना ट्यून करते हैं, उस कंपनी वाला वो गाना सुनने लगते हैं, उस कंपनी वाला जो एफएम है चैनल है उस वाले का न्यूज सुनने लगते हैं। समझ में आ रही बात की? अरे प्रभु, तुम लोग मेरी क्लास इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि मेरा टीचिंग फ्रीक्वेंसी और तुम्हारा समझने का फ्रीक्वेंसी एक ही हो गया है, तब गाना यहां बज रहा है और गाना सुन रहे हो तुम लोग। अगर जिस लोगों की फ्रीक्वेंसी मेरे से नहीं मिली है वो सारे लोग इस क्लास से बाहर हैं। ओ, इसका मतलब सर हम क्लास इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ है, एफएम चैनल पे गाना नहीं सुनाई देगा। और सर आपका रेंज बहुत अच्छा है फ्रीक्वेंसी का, बोलो हाँ, झूठ ही बोलो हाँ। हमारा नॉन साइंस वाले भी समझ जा रहे हैं, साइंस वाले भी समझ जा रहे हैं। नॉन साइंस वाले जिनको कुछ नहीं आता तो समझ में आ गया, और साइंस वाले जिनको उससे भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है उनको भी समझ में आ गया, और सबको समझ में आ गया यूपीएससी में सरफेस लेवल का बेसिक चाहिए बस। और सबको समझ में आ गया एक ही टीचर है जो साइंस एंड टेक पढ़ा रहा है पूरे इंडिया में, बाकी तो सब बाजा बजा रहे हैं। व्हाट्सएप उस पे जाइए ना, यूट्यूब पे आपको सारा ड्रामा दिख जाता है। सुनो, ये मिसाइल कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये सब कभी क्वेश्चन आता है। कै बजे भेजा गया था, इसमें जानते हो ऐसा रॉकेट लगा है जो आज तक श्री कृष्णा भगवान के चक्र के तेज उससे भी तेज चल रहा है। अजीब हालत है कुछ भी। अरे लॉजिकल चीजें हो तो हमको ही समझ आवे, और उन्हीं यूट्यूब्स के ड्रामाबाजियों को आप लोग सुन रहे हैं, है ना? इसीलिए हमारे बच्चे हमको नहीं सुनते क्योंकि हमारा ड्रामाबाज होता ही नहीं है। सीधा काम की बात, चिड़िया और फुर, खत्म कहानी। पता चलता उनके 1 घंटे के लेक्चर में 2 मिनट का काम का होता, बाकी 54 मिनट बर्बादी करते हैं। हमारे में 2 मिनट बर्बाद नहीं होते। लोग कहते हैं सर जितना इंटरेस्टिंग आप यहां पढ़ाते उतना ऑनलाइन में आप बोर हो जाते हैं, इतना सीरियस होकर आप पढ़ा देते हैं। सुनो, वहां अगर हम सीरियस ना पढ़ावे तो उनमें और हमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? तुम हमको बताओ, 1 घंटा में ऑनलाइन में हम 58 मिनट काम की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? 1 मिनट अपना प्रचार और 1 मिनट फिर अपना एक और प्रचार, बाकी तो सब काम की बात होती है। आप हमको बता दीजिए, हम उस पर किसी का नाम लेके और आपकी तारीफ करते हो, इतना ड्रामा हम नहीं करते हैं, ठीक है? सब्सक्राइबर बड़े बड़े ना बड़े ना बड़े, वो बोल देते बढ़ा दीजिएगा, ले लीजिएगा, कोई करता है हमको फॉलो? तब चलिएगा, क्योंकि हम कहते हैं पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए कोई फॉलो नहीं करता है। उतना ज्यादा क्वेश्चन पेपर देख के आदि पहले ही हाथ पकड़ लेते, ये भाई एनर्जी में इतना सारा क्वेश्चन आता है, हमको वही अच्छा जो कहता है कि कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 100 पन्ना पढ़ लो। तो हर आदमी वही चाहता है ना कम में सिलेक्शन हो जाए, तो हर आदमी हमको स्किप मार देता है, अपने उस पे चला जाता है 100 पन्ने के नोट्स पे, कहानी खत्म, रवि अग्रवाल वहीं रह गए। चलो, हम सोच रहे हैं 1 साल ना हम 5 पन्ने का नोट्स पढ़ाएंगे बस, 5 मिनट यूपीएससी खत्म, और ट्रस्ट मी 1 अरब लोग उसका व्यू देखेंगे। आना जाना कुछ नहीं है, हमको भी पता है, लेकिन व्यूज बहुत बढ़ेगा। ये श्योर 100 टॉपिक और 100% यही सिलेक्शन, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ये रात को भगवान शंकर हमको बोल के गए हैं, ये सब ड्रामा अगर भगवान शंकर का नाम बोल दिए ना तो ट्रस्ट मी अगला आदि गुरु मैं आदि शंकराचार्य की तरह मैं मठ में बैठा रहूंगा। अरे क्या ड्रामा चल रहा है। चलो भाई यूपीएससी इतना मजाक नहीं है, ऐसी जिंदगी आपको देने वाला इतना पावरफुल नौकरी है, ये इतना आसानी से नहीं मिलेगा। चलिए, इसको मजाक मत समझिए जो आप लोग बना रखे हैं। आगे बढ़े, चलो। ये लड़का हमसे बोला सर एक बार बताओ, आपका कोर्स हो इतना महंगा आप देते हो क्यों? कुछ लोग 15,000 में पूरा कोर्स दे देते हैं, आप 10,000 का साइंस एंड टेक देते हो। इसीलिए ना, क्योंकि वहां हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए 15,000 में देते हैं। हम तो खुद ही कह रहे हैं बात, इसीलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि हम वहां नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं वो लोग, नहीं तो उनका कौन लेने जाएगा?
आइए इधर आइए। अच्छा ये हो गया भाई, बहुत सही। अब सुनो एक मिनट, हमें सब समझा ले गए हैं, इसमें ज्यादा दिमाग उमाग ना लगाइएगा, ठीक है। तो एक लाइन में सुन लीजिए। अच्छा, इन वेव्स के कुछ टेक्निकल वर्ड है, मॉड्यूलेशन किए जाते हैं। मॉड्यूलेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? कैरियर वेव्स यूज किए जाते हैं। कैरियर वेव की सपोर्ट से क्या होता है? डिफरेंट तरह के वेव्स की प्रॉपर्टी चेंज होती है जैसी जरूरत है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ हुआ तो फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी हुआ तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एम्पलीट्यूड हुआ तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और उसके एक एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए हैं, और सबको पता है सब अलग अलग डिस्टेंस के रेंज पे काम करते हैं। समझ में आया बात की नहीं? बोलो समझ में आया? ये बताओ, तुम लोग एंटीना वाला टेलीविजन जानते हो? ठीक है, ये जनरेशन देखिए, जिस दिन तुम बोलोगे हम एंटीना वाला टेलीविजन नहीं जानते, उस दिन ये एग्जाम्पल हम नहीं देंगे। आप लोग देखे हैं एंटीना वाले टेलीविजन में 3 लोग होते थे जो एंटीना के टेलीविजन का डायरेक्शन सेट करते थे। याद आया? मम्मी टीवी के सामने होती थी, पापा बाहर खिड़की पे होते थे, आप ऊपर पानी की टंकी पे होते थे, और पूरा एकदम टीवी का डायरेक्शन सेट होता था। आपका तो कुछ और भी सेट हुआ है, मुझे पता है ना? सबको पता है कि नहीं? लेकिन तरीका यही होता था कि टेलीविजन का डायरेक्शन मतलब एंटीना का डायरेक्शन, ठीक है चलिएगा। तो वो जो पापा मम्मी कहते थे आगे 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 आगे, ये आवाज चलती थी, टंकी तक आवाज आती थी। एग्जैक्टली उस एंटीना वाले टेलीविजन में जो पिक्चर होता था वो AM पे बेस्ड होता था, और जो वॉइस होता था वो FM पे बेस्ड होता था। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर दिल्ली से DD1 चल रहा है और अगर कहीं पिक्चर हिला तो पूरे इंडिया में एक साथ हिलेगा, क्योंकि पिक्चर का ब्रॉडकास्ट AM पर चलता था। यहां नहीं समझ में आया? तो मोदी जी के मन की बात में अगर 2 मिनट डिस्टरबेंस हो गया तो पूरे भारत में एक साथ डिस्टरबेंस होगा। नहीं समझ में आई बात? लेकिन अब भी तुम्हारा यहां का कोई FM है और कोई दूसरी जगह का FM है, यहां का डिस्टरबेंस है, वहां कोई दिक्कत नहीं। FM लोकलाइज होता है ना? नहीं समझे? अब इसी को कंक्लूड कर रहा हूं। एंटीना वाले टेलीविजन में पिक्चर जो होता था वो AM पर ब्रॉडकास्ट होता था, और जो आवाज होती थी वो FM पे ब्रॉडकास्ट होती थी। यही बताना है, इसीलिए होता था पिक्चर डिस्टरबेंसेस पूरे भारत में एक साथ, ठीक है ना? और ऑडियो डिस्टरबेंसेस में कोई दिक्कत नहीं, एक जगह हो रहा है दूसरी जगह नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनो, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, जमाना खत्म, कभी एंटीना वाला टीवी आया ही नहीं, हम क्यों उस पर टाइम बर्बाद करें। लेकिन इतना जरूर है, हम तुमको मॉड्यूलेशन समझा ले गए हैं। जल्दी बोलो, थियरी की तरह पढ़िए, टेक्निकल ना जाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं GSM वर्सेस CDM में। चलो भाई, ये सब मैं हटा रहा हूं। चलो भाई, चलो 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 चलो। नहीं, इसको रुक जाओ, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको इसको इसको। चलो बच गया। अब आ जाओ बच्चों, इधर आते हैं। एक तरफ हम लोग बात करेंगे GSM और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे CDM है। चलो 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 भाई, मोबाइल जनरेशन आज खत्म होगा, और हो सकता है आज हम लोग एकदम इंटरनेट तक पहुंच ही जाएं। इसमें ज्यादा लिखाना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही चलते रहिए, धीरे धीरे साथ साथ लिखते रहिए। अब देखो, पहले तो GSM CDMA का पूरा नाम लिखो, जल्दी लिखो, बोल के लिखो जरा, क्या लिख रहे हो? देख रहे हो सब नालायक बोल भी नहीं रहे हैं। अरे देख के बोलो, पहली बार पढ़ रहे हो। ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या नाम लिख रहे हो? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, बहुत सही, जल्दी लिख डालो। तो फिर कहानी शुरू करते हैं, दुनिया में क्या है, भारत में क्या, एकदम कहानी शुरू करते हैं। लिखो, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, है ना? अब सुनो, कहानी शुरू कर। देखो, जानते हो बच्चों, दुनिया में सबसे पहले जो CDMA टेक्नोलॉजी आई, ऐसा मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आया है। लोग कहते हैं WW2 के टाइम में CDMA टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था। तो फर्स्टली डेवलप ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो CDMA टेक्नोलॉजी फर्स्टली डेवलप ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस तकनीकी का विकास हुआ था। अच्छा, GSM टेक्नोलॉजी ऐसा कहते हैं 1980 से लेकर 90 के पीरियड में धीरे 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 विकसित हुआ, कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं है। तो GSM टेक्नोलॉजी इवॉल्व 1980s to 1990s।
80 से 90 के दशक के बीच में धीरे धीरे जीएसएम तकनीकी जो है पूरी दुनिया में विकसित हुई। जीएसएम टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हुई है वो यूरोपियन कंट्रीज में हुई है। दिस टेक्नोलॉजी इवॉल्व इन यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपीय राष्ट्रों में यह तकनीकी विकसित हुई है। अच्छा, वहां बनाई गई है, एग्जैक्टली, है ना, इट डेवलप इन यूरोपियन कंट्रीज। सो यूरोपीय राष्ट्रों में इस तकनीकी को विकसित किया गया। सीडीएम में जो है ये टेक्नोलॉजी अमेरिका में विकसित हुई है, तो दिस टेक्नोलॉजी इवॉल्व इन यूएस, है ना, यह तकनीकी जो है टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका में डेवलप हुआ है, इट्स डेवलप इन यूएस। ठीक है, दूसरा हो गया। अगली बात मैं आपको जीएसएम सीडीएम में बताता हूं। जानते हो जो सीडीएम में टेक्नोलॉजी है दो कंट्री में लोग ज्यादा यूज करते हैं, एक अमेरिका और दूसरा साउथ कोरिया में। दुनिया में अगर देखा जाए सीडीएम में कहां डोमिनेट है, दुनिया में किस जगह पर लोग सीडीएम में को ज्यादा यूज करते हैं, तो आंसर है क्या, दैट इज यूएस और साउथ कोरिया। अब आप पूछोगे सर जीएसएम कहां यूज होता है? जीएसएम तो पूरी दुनिया में होता है, इसमें क्या करना है, वर्ल्ड वाइड हर जगह ये यूज होता है। तो सर सीडीएम में फिर कम लोग यूज करते हैं, डेफिनेटली। और मैं तो आपको एक वैल्यू बता देता हूं, सुनो। जीएसएम जो है, इधर देखो, जीएसएम जो है वो लगभग 85% लोग, 85, अब चलो इसको 90% कह देते हैं, जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो जीएसएम यूजर है। और 10 से 15% जो पॉपुलेशन है वो किसकी यूजर है, सीडीएम में की। सो 10 to 15% पॉपुलेशन जो है वो सीडीएम में का है, और 85 to 90% जो पॉपुलेशन है वो जीएसएम का है। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इवन जो सीडीएम में टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ही कॉस्टली है। इसको लगाना, विकसित करना, यूज करना, इट इज कॉस्टली। ये कंपैरेटिवली चीपर है, तो ये भी महंगा, लेकिन कंपैरेटिवली ये चीपर है, कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ता है। इवन जानते हो सीडीएम में टेक्नोलॉजी जो है सिक्योरिटी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है ना, इसीलिए मिलिट्री प्रेफर द यूज ऑफ सीडीएम है, मिलिट्री प्रेफर यूज ऑफ सीडीएम में। जो मिलिट्री वाले होते हैं वो सीडीएम में को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि अधिक सुरक्षित है। मिलिट्री वाले सीडीएम में को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित है। मिलिट्री प्रेफर यूज ऑफ सीडीएम में। आप लोग कुछ कम सुनते होंगे, जो आज के जमाने में मोबाइल फोन में आप लोग दिखता होगा, एनक्रिप्टेड। सुने, एनक्रिप्टेड। ये एनक्रिप्टेड वाला जो ऑप्शन है ना, ये सीडीएम में टेक्नोलॉजी लेकर आया था। सोचो, ये उसी जमाने में कोड वोड देता था, कोडिंग के फॉर्म में डेटा चलता था, तो ये काफी सेफ था। ये कोडेड फॉर्म में चलता था डेटा, ये कोडेड फॉर्म में चलता है डेटा। एवरीबॉडी क्लियर? ये हो गया मिलिट्री प्रेफर यूज ऑफ सीडीएम में कोडेड डेटा। ठीक है, ये नॉट मोर सेफ एंड सिक्योर, ये अधिक सुरक्षित नहीं था। नॉट मोर सेफ एंड सिक्योर मतलब मैं अगर मैं उससे कंपैरिजन में करूं सीडीएम में से, तो ये ज्यादा सेफ और सिक्योर नहीं था बच्चों। मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है, और पॉइंट्स लिखने हैं। तो हमेशा डिफेंस जो था वो सीडीएम में को यूज करना पसंद करता था क्योंकि वो ज्यादा सेफ और सिक्योर था। और जीएसएम जो था वो डिफेंस वाले नहीं प्रेफर करते थे। इसके पीछे लॉजिक भी था। देयर इज अ वेरियस लिमिटेशन, बहुत सारी समस्याएं थी जो जीएसएम के साथ होती हैं जनरली, और शुरुआत में तो बहुत ज्यादा था। क्या क्या था? जैसे इको होता था, प्रतिध्वनि, आपकी आवाज रिपीट होती थी, प्रतिध्वनि जिसको है इको। क्रॉस कनेक्शन होता था, इधर का उधर जुड़ जाता था, अक्सर ये चीजें होती थी। ठीक है, पुअर वॉइस क्वालिटी थी, चिल्ला चिल्ला के बात करना होता था, है ना, वॉइस क्वालिटी इंफीरियर थी, ये सारी चीजें होती थी, है ना। कॉल ड्रॉप हो जाता था, बात करते करते कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता था। ये सारी दिक्कतें जो थी वो थोड़ा ज्यादा था जीएसएम में, और ये प्रॉब्लम जो थी वो रेयर थी सीडीएम में, वो रेयर थी सीडीएम में। ठीक है, जो वॉइस क्वालिटी थी बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। कॉल ड्रॉप वगैरह बड़ा कॉमन था। इको जैसी जो प्रॉब्लम्स थी वो जीएसएम के साथ थोड़ी ज्यादा मिलती थी। क्रॉस कनेक्शंस हो जाते थे इधर। आज भी देखो ना, कभी कभी पापा मम्मा से बात करो, बीच में कोई आ जाता है बीच में, फिर डिस्कनेक्ट करके फिर से करते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीजें सीडीएम में बहुत कम थी। अगर मैं भारत में पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी लाई गई, इंडिया में फर्स्टली जो है वो बच्चा जीएसएम लाया गया था। और मैं बताऊं 1990s के आसपास भारत में जीएसएम की शुरुआत होती है।
ओके और जो सीडीएम में है वो लेटर ऑन था, बाद में लाया गया। और इसका मैं ईयर भी बता सकता हूं, शायद 2004 के आसपास रिलायंस फोन लेकर आता है इस टेक्नोलॉजी को, सीडीएमए टेक्नोलॉजी को भारत में सबसे पहले। और उसका स्लोगन होता है कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। और मुझे अभी भी याद है 501 रुपए में यह हैंडसेट सबको दिया गया था। और सीडीएमए टेक्नोलॉजी जो है वो कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, पर भाई वो लोग अमीर लोग हैं, उन लोगों ने 2004 के आसपास अप्रॉक्स मैंने कर दिया, सबसे पहले भारत में सीडीएमए फोन लॉन्च हुआ था। इसका मतलब दुनिया में भले ही सीडीएमए टेक्नोलॉजी इवॉल्व फर्स्ट हुई हो, पर भारत में सीडीएमए बाद में लाया गया, पहले जीएसएम लाया गया। एवरीबॉडी क्लियर? पहले जीएसएम लाया गया, देखते रहना, पहले जीएसएम लाया गया। क्लियर? अब जरा यहां पे समझो एक चीज और मैं बताता हूं। जानते हो जब रिलायंस फोन इंटरनेट, जब रिलायंस फोन आया तो रिलायंस फोन के साथ एक बड़ी अच्छी चीज और आई। रिलायंस वाले देते थे आरवर्ड करेक्शंस। आरवर्ड का मतलब होता है इंटरनेट जैसी सुविधाएं। और कितना इंटरेस्टिंग है ना, 501 रुपए में आप इंटरनेट की शक्ल देख रहे हो, चलता फिरता वीडियो आपको दिख रहा है, चलते फिरते आप वीडियो वगैरह के पिक्चर वगैरह को आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इमेजिन करो जब दुनिया में पहले बार लोगों के मोबाइल फोन में वीडियो और पिक्चर्स आए होंगे, कितनी खुशी मिली होगी। नहीं समझ में आई बात? पहली बार आपको स्क्रीन पे अगर इस तरह की चीजें दिख रही हैं, आदमी पहली बार मोबाइल फोन पे पिक्चर और वीडियोस देख रहा है, तो हाउ वाज इट वाज, मतलब एक्साइटमेंट था वो, ठीक है, जो यूज करते थे। मेरा कहने का मतलब है 501 रुपए में ये सब तुम लोगों को कनेक्शन दे रही। थोड़ा यहाँ सुनो, हम बताते हैं। वो भी एक दौर था रिलायंस का, जैसे जियो का एक दौर आया था 2016 में, 1 साल का इन्होंने दिया था फ्री इंटरनेट। वैसे एक दौर आया था बच्चों 2004 के आसपास, रिलायंस वाले एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए थे पहली बार। उस टेक्नोलॉजी का नाम था सीडीएमए टेक्नोलॉजी। और सीडीएमए टेक्नोलॉजी में क्या होता था, ये एक प्री प्रोग्राम हैंडसेट होता था, साथ साथ आपको एक हैंडसेट नहीं मिलता था। ये वो जमाना था जब एक नया हैंडसेट अगर आप लेना जाएं, और सबसे घटिया हैंडसेट, तो 3000-4000 रुपए मिनिमम आपको देना होता था। नोकिया 1100 और 2100, सुनिएगा, ये वो दौर था। और उस समय रिलायंस वाले आपको 501 रुपए में 10,000 रुपए का हैंडसेट देते थे, और उसके साथ वो सब 250 रुपया कॉल देते थे, और उसके साथ वो सब इंटरनेट फ्री देते थे। अब बताओ ऐसा कौन सा इंसान होगा जो उस सर्विसेज को नहीं लेगा? हर किसी ने, ठेला वाले ने, खुमचा वाले ने, रिक्शा वाले ने, पैदल वाले ने, कुल्फी वाले ने, फालूदा वाले ने, टी स्टॉल वाले ने, जो कभी मोबाइल फोन सोच नहीं सकता था, सबने मोबाइल फोन लिया रिलायंस का। क्या रिवॉल्यूशन आया था। 501 रुपए, सुनो 250 रुपए टॉक वैल्यू भी था। माय गॉड, जान लोगे फोकट में दे रहा है तुमको, कौन नहीं लेगा? नई बात समझ में आई? बोलो हाँ हाँ। ये तो फोकट में तुमको दिया ना, लेकिन सुनो, ये प्री प्रोग्राम्ड हैंडसेट होते थे। अब सर प्री प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ? दोबारा चार्ज आपको इसी कंपनी का कराना होगा। ऐसा नहीं था कि आप ये हैंडसेट ले लीजिए 500 रुपए में, 1 महीने बाद सिम बदल के और एयरटेल चलाइए, प्लीज। इतना बेवकूफ वो कंपनी नहीं थी। रिचार्ज आपको इसी का करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, इसको बोलते हैं प्री प्रोग्राम्ड हैंडसेट। कुछ समझ में आया? तो ये एक दौर था, और जब ये दौर था उस समय बड़ी दिक्कत हुई किसको? जीएसएम को, क्योंकि जीएसएम उस समय भारत में अपने पैर पसार चुका था अच्छा खासा। अब इसको अच्छा एक कंपटीटर मिला, और वो कंपटीशन उसको किसने दिया? सीडीएमए टेक्नोलॉजी ने। अब जो सीडीएमए टेक्नोलॉजी जो कंपटीशन दिया, अब ये जीएसएम वाले कुछ करेंगे अपना काम, और धीरे 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 ये लोग एक नई जनरेशन लेकर आए जिसका नाम है 2.5G, जिसको हम कहते हैं जीपीआरएस, जो मैं आपको मोबाइल जनरेशन में पढ़ाऊंगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए जीएसएम सीडीएम में कौन सी जनरेशन है? सेकेंड जनरेशन। रुको सर, कैसे सेकंड हो गया? इसीलिए हम कहे पीछे इसको इरेज नहीं करेंगे। इधर आओ, सुनो, इधर देखो, ये बताओ एफडीएम में कौन सी मोबाइल फोन जनरेशन है? बहुत बढ़िया। टीडीएम में, सीडीएम में कौन सी जनरेशन है? अब हम तुमको एक बात बताते हैं, सुनो। जो यहां देखो, सुनो, जो टीडीएम में है, इस टीडीएम में की बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, मतलब बहुत सारी किस्में हैं। उन किस्मों में से एक किस्म क्या है?
ओ, तो जीएसएम का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो टीडीएमए टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली अगर मैं आपसे जीएसएम वर्सेस सीडीएमए बोलूं, इसका मतलब मैं आपको टीडीएमए वर्सेस सीडीएमए बोल रहा हूं। बोलो हाँ। तो कहीं चाहो तो लिख लो, जीएसएम टीडीएमए की ही एक किस्म है ना। जीएसएम टीडीएमए की ही एक किस्म है। जीएसएम इज वन ऑफ द वेरिएंट ऑफ टीडीएमए टेक्नोलॉजी। जीएसएम इज वन ऑफ द वेरिएंट ऑफ टीडीएमए टेक्नोलॉजी। जीएसएम टीडीएमए तकनीकी की ही एक किस्म है, एक वेरिएंट है ना, किस्म है या एक वेरिएंट है। ओके, अब सुनो बच्चों, ये मैंने आपको यहां पे समझा दिया है, ठीक है। अब हम लोग लिए चलते हैं, कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, जरा उनको कवर करते हैं। जीएसएम सीडीएम में हो गया। एक मिनट, मैं इस मोबाइल फोन के जनरेशन को 2.5G को आगे जोड़ूंगा, थोड़ा रुक जाओ। आगे जोड़ूंगा, थोड़ा रुक जाओ। कहां जोड़ूंगा? मोबाइल जनरेशन में। मैंने अभी तक ये बताया कि जो जीएसएम है वो सीडीएम में जो है वो जीएसएम से बेटर था शुरुआत में। इसका जो बैंडविड्थ था वो ज्यादा था, और बैंडविड्थ जैसे शब्द मैंने बोला, अब याद कर लो, फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी पूरे चैप्टर में आने वाला है, इंटायर चैप्टर में। ओके एवरीवन, ये पूरे चैप्टर में आने वाला है, इंटायर चैप्टर में, ठीक है। बैंडविड्थ जो था वो हाई हुआ, हाई होने से क्वालिटी ज्यादा थी, और शुरुआत में जो जीएसएम वाले थे वो अच्छी सर्विस नहीं देते थे। बाद में कुछ जीएसएम वालों ने ऐसा किया कि देखो आज हम लोग जीएसएम का 5G यूज कर रहे हैं। तो सर इसका मतलब जो हमारे मोबाइल फोन में जो 4G और 5G है वो जीएसएम टेक्नोलॉजी है क्या? एग्जैक्टली। तो सर इसका मतलब सीडीएम में बंद हो चुका है क्या? कब का बंद हो गया? 2015-16 में ही, जब रिलायंस वाले जियो लेकर आए थे। तो रिलायंस जियो एक जीएसएम टेक्नोलॉजी है, उसके ठीक पहले वो लोग अपना रिलायंस का सीडीएम में बंद करते हैं। नई बात समझ में आ रही है? तो रिलायंस ने सीडीएम में शुरुआत की थी 4 में और बंद करते करीब करीब 15-16 के आसपास। 11 साल इन्होंने, करीब 10-11 साल इन्होंने सीडीएम में सर्विसेज भारत में दी थी, पर लोगों ने उसको उतना पसंद किया नहीं, क्योंकि जीएसएम उस लेवल पर आने लगा आरएनडी कर करके और बढ़िया क्वालिटी बढ़ाने लगा कि लोगों को जीएसएम ही बेटर लगा। सीडीएम में लेने के बाद कौन फंसने जाए? जीएसएम में एक सेट बढ़िया ले लिया और बढ़िया सिम बदल के कभी कभी एयरटेल, कभी वोडाफोन और कभी एयरटेल, कभी आइडिया हम लोग करने लगे। जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो रिलायंस नहीं देता था सीडीएम टेक्नोलॉजी में, उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को जीएसएम टेक्नोलॉजी देने लगी। कुछ समझ में आया? बढ़िया से आया कि नहीं आया? आया। अब जरा समझो, इधर एक बात समझो, यहां पे हम तुम लोग को और समझाते हैं। ये हुआ कॉपर वायर पे कहा, ओह अच्छा इधर। अब हम तुम लोगों को लिए चलते हैं बच्चों कुछ मिसलेनियस टॉपिक पर। मोबाइल जनरेशन में हम लोग बाद में आएंगे और 2.5G की कहानी सुनाएंगे। जीपीआरएस में क्या हुआ, प्यारी सी कहानी सुनाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, कुछ हंसाते हुए जोक्स के साथ, ठीक है। रुको अभी थोड़ा इधर आ जाओ, हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक थोड़ा कर लेते हैं। 10 मिनट 15 मिनट का छोटा छोटा टॉपिक है। पहला, आज नहीं लेकिन एक समय ऐसा था जब चाइनीज हैंडसेट मार्केट में आए थे। एक समय ऐसा था जब चाइनीज हैंडसेट मार्केट में आए थे, ठीक है ना, चाइनीज हैंडसेट। और पता वो बड़े सस्ते वाले लोकल चाइनीज फोन थे, वो वाले नहीं जो आज महंगे महंगे आप यूज कर रहे हो, वो ब्रांडेड कंपनियां नहीं हो, लोकल फोन। विश्वास नहीं करोगे, 1,000 रुपए में हैंडसेट। 1,000 तो बहुत ज्यादा बोल दिया यार, 800 रुपए में, वो भी ज्यादा था, 700, 600, 500 रुपए में। अरे छोड़ो, 400 रुपए में तुमको हैंडसेट मिलता था, इतना छोटा सा। नहीं समझ में आया? इतना छोटा सा, और सबसे बड़ी बात 4 सिम भी होते थे, एक पापा वाला और 3 पर्सनल वाला। अब बात कर सकते थे। नहीं समझ में आया? और इतना बढ़िया उसकी आवाज होती थी। हम तो तुमको बताते हैं, हम गांव गए होली में, हमारा फोन ना काम करे, है ना, मतलब फोन तो काम करे लेकिन उतना बढ़िया ना रहे। हुआ क्या, हम तुमको बताया, हमारे यहाँ जो काम करने वाला आदमी था उसके लिए मोबाइल फोन ले गए।
बोला भैया लेके आना, अपने शहर से वहां सस्ता मिलता है। तो दिल्ली में एक मार्केट है गफ्फार मार्केट, वहां से खरीद के 2007 की बात है, 7-8 की आसपास ले गए हम। विश्वास नहीं करोगे सर, 400 रुपए का था, उसमें 4 सिम था, इतना छोटा सा फोन था। कितना सिम था? 4 सिम। 7 की बात है ये, करीब करीब मैं आपको बता रहा हूं। और जब होली में हमारे यहाँ लाइट कट गई, उत्तर प्रदेश में ये सब थोड़ा रहता है, आजकल तो फिलहाल काफी बेटर कंडीशन है, 86% तो इलेक्ट्रिसिटी वो लोग करके गए थे 2014 के पहले, 14% का काम अभी चल रहा है, ठीक है। अब भारत में वैसे भी 2019 में रिपोर्ट आ चुका है, 18 या 19 में भारत 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट जो गांव था उसको इलेक्ट्रीफाई करके बल्ब जला दिया है और बोल दिया है 24/7 इंडिया इज 100% इलेक्ट्रीफाई। देखो कहने में क्या जाता है, चलिएगा। तो भारत 24/7 इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। उस गांव की फोटो आपको इंडिया हिंदू न्यूज़पेपर सब पे आ गया है और वो भारत आज 100% इलेक्ट्रीफाई है 24/7। चलिएगा, पर सर ये बात कितनी सत्य है? फालतू बात नहीं, गो टू पाकिस्तान, चुपचाप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछना हमारे क्लास में अलाउ नहीं है, सीधा हम आपको भेजेंगे पाकिस्तान। इधर आइए, आगे बढ़े। हाँ, फालतू बात नहीं, ठीक है। कितना इलेक्ट्रीफाई नहीं हुआ हमको क्या लेना देना है? आप ही लोग तो हैं सेक्रेटरी देश के, आप लोग जो डेटा रिलीज कर दीजिए वो मान लिया जाएगा। आम जनता कौन सा इलेक्ट्रिसिटी लेना देना है? चलिए, अच्छा 1 मिनट, अब हम लोग 1 मिनट थोड़ा कहानी सुनते हैं। उसका आवाज इतना ज्यादा था कि मतलब हम तुमको क्या बताएं, इतना बढ़िया हम लोग गाना सुन सुन के डांस किए, तुमको बता नहीं सकते। होली हम लोग का नहीं तो बेकार हो जाता। और एक बात बताएं, उस गाने पे हम लोग तो डांस कर ही रहे थे, सारे दोस्त लोग गांव देहात वाले, है ना, सब हमारे ऐसे ही होता है एकदम। और सुनो, फोन भी एकदम डांस कर रहा था, ऊपर नीचे कूद रहा था। कमाल का फोन था, लेकिन सुनो बहुत खतरनाक फोन था। उस फोन में सिक्योरिटी नंबर नहीं था जिसका नाम है IMEI नंबर, और उसी पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चाइनीज हैंडसेट जब इंडिया में आया था, है ना, उसके साथ कुछ दिक्कत। ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, पर स्टोरी मैं वही सुनाता हूं, जोड़ मैं IMEI नंबर से देता हूं। चाइनीज हैंडसेट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी एक जमाने में, वो जमाना शायद 2007-8 का था। उस समय जो दिक्कत थी उस हैंडसेट के अंदर बच्चों IMEI नंबर नहीं था। इट डिड नॉट हैव IMEI नंबर। चाइनीज हैंडसेट में IMEI नंबर नहीं था। IMEI नंबर का पूरा नाम है इंटरनेशनल, ये विश्व में होता है, एक ही बंदे का नंबर होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। सो IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, यह है आपका IMEI नंबर। ओके, ये हुआ आपका IMEI नंबर, ठीक है। ये बच्चा आपके मोबाइल फोन का अपना सिक्योरिटी नंबर होता है। इसका सीधा मतलब है कि जब मैं आपको कॉल करता हूं तो जो नेटवर्क ऑपरेटर होता है वो मेरे मोबाइल का IMEI नंबर ट्रेस करता है ना। और ये जो मोबाइल का IMEI नंबर होता है, ये एक्चुअल में वो मेरे मोबाइल फोन की पहचान है कि दुनिया में ये मोबाइल फोन इस व्यक्ति का है, ठीक है ना। असल में हो क्या सकता है, बहुत ही सिंपल चीज है। मान लो मैंने अपने फोन को किसी क्राइम में यूज किया, सिम फेंका, दूसरा सिम लगा लिया। सुनो, मेरे मोबाइल का सिक्योरिटी IMEI अभी भी वही है और ऑपरेटर बता देगा कि देखो ये दूसरे सिम से फिर वो फोन यूज हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये क्राइम किया जा सकता है और उस बंदे को नहीं पकड़ा जा सकता है। इसीलिए सरकार ने बोला विदाउट IMEI वाले फोन इंडिया में अलाउ नहीं होंगे, जो उस जमाने में आए थे भारत में। कहानी समझ में आ गई? तो IMEI नंबर इज अ सिक्योरिटी नंबर ऑफ हैंडसेट। एवरीबॉडी क्लियर? IMEI नंबर इज अ सिक्योरिटी नंबर ऑफ हैंडसेट। ये आपके हैंडसेट का एक सिक्योरिटी नंबर है, इसको याद रखिएगा।